हो गए, करें शुरू। कहाँ इतनी देर से क्या कर रहे थे? ध्यान दें, अपना अपवा तंत्र है, राजस्थान का अपवा तंत्र। अपवा तंत्र है वो हमने शुरू किया था, ठीक है। और लास्ट क्लास में हमने अपवा क्या होता है, अपवा तंत्र क्या होता है, अपवा बेसिन क्या होता है, या हम कहें कि भाई नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है, उनके ऊपर हमारी चर्चा हुई थी। लास्ट हमने जो लाइन लिखी थी, हमने कहा कि जो भारत का जो कुल सतही जल है, कुल सतही जल है, अगर हम इसको 100% मानते हैं, कितना मानते हैं, 100% मानते हैं, तो इसका 1.16% सतही जल का 1.16% भाग है, हाँ, भाग राजस्थान के पास है। हाँ हाँ, किसका रह गया? कोई भूल गया होगा, ऑफिस में जमा करवा दीजिए। धीरज वेरी गुड मॉर्निंग, उदय सिंह वेरी गुड मॉर्निंग। कोई नहीं, ऑफिस में जमा करवा दीजिए, कोई आएगा तो ले जाएगा। पर पर्स रहा है प्रेम पर, अगर नाम पर्स के नाम से ही जिसका होता वो कभी तक खड़ा हो जाता। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि भारत में अगर कुल सतही जल की अगर हम बात करते हैं, तो ध्यान दें, पहले तो देखो, हमने पहले भी बात की थी कि पूरी जो पृथ्वी है उसके 29% भाग है, उस पर तो क्या है, स्थल मंडल है, क्या है, स्थल मंडल है, ठीक है। और उसके 71% भाग पर आपका क्या है, जलमंडल। हमने कहा जो पूरी पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी के पूरे के पूरी पृथ्वी पर 29% भाग पर क्या है, केवल और केवल स्थल मंडल, और बाकी शेष पर क्या है, 71% भाग पर जलमंडल। और इस 71% जलमंडल को अगर हमने विश्व में 100% माना था, इस 71% का 2 सॉरी, इस 29% का आपका 2.4% भाग किसके पास है, राजस्थान के पास है। किसके पास है, राजस्थान के पास में, सॉरी भारत के पास में, भारत के पास में। और भारत के 100% का अगर हम कहें तो राजस्थान के पास में 10.41% भाग, 10.41% भाग है वो किसके पास में, राजस्थान के पास में। और हमने कहा जो भारत के पास में, ये तो स्थल मंडल की है, अगर पूरे जल की सतही जल को अगर हम 100% मानते हैं भारत के, तो इस 100% का केवल 1.16% भाग जल का किसके पास है, राजस्थान के पास में। किसके पास है, राजस्थान का। कहने का अर्थ है क्षेत्रफल की तुलना में जो जल का भाग है वो बहुत ही कम है अपने पास है, राजस्थान में। उसमें भी ज्यादातर सतही जल आपको पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलेगा, पूर्वी राजस्थान में। और इसमें भी आप कहेंगे इसका भी एक बड़ा भाग, इसका भी, इसका भी एक बड़ा भाग, बड़ा भाग, भाग पूर्वी राजस्थान में। कहां पर है, पूर्वी राजस्थान में। इतनी हमारी बात हो चुकी थी कल की क्लास में, इतनी बात हो चुकी थी कल की क्लास में। अभी लास्ट हमने कहा था कि जो नदियों की अगर बात करते हैं, तो नदियों के बहाव क्षेत्र के अनुसार, या हम कहें अपवा क्षेत्र के अनुसार, इसे कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में मुख्य रूप से। एक तो बंगाल की खाड़ी की शाखा, एक आपकी अरब सागर की शाखा जो उधर जाएंगी, और एक है अंतः जो प्रवाही जो नदियां होती हैं वो। अंतः प्रवाही नदियां कौन सी, जिनका उद्गम राजस्थान में हुआ और कहीं ना कहीं राजस्थान में ही किसी नदी नाले में जाकर वो क्या हो जाती हैं, गिरकर क्या है, समापन हो जाती हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे, अंतः प्रवाह की नदियां, ठीक है। इतना हम कल की क्लास में लिख चुके थे, उसी को आगे लिखवाना है अपने को। उसमें लिखने, राजस्थान के अपवा तंत्र को, अपवा तंत्र को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है, 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ये 3 भाग कौन कौन से हैं आपके? पहला भाग बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र, ठीक है। उसमें लिखने, कुल का 24% भाग, 24% भाग, कुल का 24% भाग इसी के अंतर्गत, इसी के अंतर्गत है। अगर पूरे अपवाह तंत्र को 100% मानते हैं राजस्थान के, उसमें 24% भाग है वो किसका है, आपका बंगाल की खाड़ी का है। दूसरे नंबर पे आप लिखेंगे अरब सागर, अरब सागर का
अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र। और ये क्या है, कुल का 16% भाग है। कितना प्रतिशत भाग है? 16% भाग है। तीसरे नंबर पे है अंत अंत प्रवाही नदी तंत्र। ठीक है, ये आपका कितना है? कुल का 60%, कुल का 60% भाग है ये। इसी को अंडरलाइन करके आप लिख लेंगे अंत प्रवाही में ऐसा नदी तंत्र, ऐसा नदी तंत्र, या सीधा ऐसी नदी भी कह सकते हो, जिसका उद्गम, जिसका उद्गम राजस्थान से तथा उसका समापन, तथा उसका समापन, समापन भी, समापन ही राजस्थान के किसी, या समापन भी राजस्थान के अंतर्गत, ऐसे कर लीजिए सीधा ही, राजस्थान के अंतर्गत ही होता हो। ठीक है, और उसी में लिखना यही नदी तंत्र, तंत्र राजस्थान में सर्वाधिक है। कहने का अर्थ है कि राजस्थान में सर्वाधिक जो नदियां हैं वो कौन सी देखने को मिलेंगी? अंतः प्रवाही नदियां देखने को मिलेंगी। और दूसरे नंबर पे जो नदियां हैं वो आपकी कौन सी होंगी? बंगाल की खाड़ी की। और तीसरे नंबर पे जो नदियां होंगी वो कौन सी होंगी? आपकी अरब सागर की नदियां होंगी। ठीक है, छोटू मीना वेरी गुड मॉर्निंग, प्रिंस सुथार वेरी गुड मॉर्निंग, जितेंद्र सर क्लास पूरी होने के तुरंत बाद स्ट्रीम स्टॉप क्यों करते हो? चलो ये टेक्निकल टीम को बता दिया जाएगा, आज स्ट्रीम स्टॉप नहीं करेंगे। महेंद्र कुमार वेरी गुड मॉर्निंग। क्या चीज़? नहीं नहीं, अरब सागर में और भी जाएंगे, साबरमती भी अपने यहाँ से निकलेगी, वो भी अपनी निकलेगी इधर से। ठीक है, बहुत सारी पश्चिमी बनास नदी है, वो भी देखेंगे। हाँ, आज आज ठीक है, हो गया। थोड़ा सा डायग्राम के साथ में देखते हुए चलेंगे, इसको थोड़ा सा समझ आ जाए। ठीक है, डायग्राम साथ साथ बनाएंगे क्योंकि डायग्राम में समय ज़्यादा लगता है, इसलिए थोड़ा सा क्या है कि डायग्राम बनाने में। पर नदियों वाला जो पार्ट ऐसा है, बिना डायग्राम समझ भी नहीं आएगा। डाटा है, डाटा कितने याद रखोगे? ठीक है, हो गया सबका, किसी का बचा? बिल्कुल। संजय गुजर वेरी गुड मॉर्निंग। आपकी ज्योग्राफी का काम पूरा हो गया। ठीक है, रामबाण का। और ये यहाँ पे तो चल रही है, यहाँ पे आज भी पूरी नहीं हुई। आज हिस्ट्री का काम शुरू हो जाएगा तो हिस्ट्री भी जल्दी पूरी, आपके 10-15 दिन में आपको वो एक तीनों कंबाइंड ही आएगा। राजस्थान का पार्ट है, तीनों का कंबाइंड पार्ट दे देंगे। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर वाला है। नोट्स भी उसी में मिलेंगे, और उसमें टू द फैक्ट, उसमें टू द पॉइंट लिखा है। उसमें क्या है कि कहने का मतलब है, ऐसे डायग्राम वगैरह है बहुत कम मिलेंगे। उसमें क्या है, जानकारी है, उसका मेन फोकस ये है कि सीधा सा आपका पूछा जाए सबसे लंबी नदी, अपवा क्षेत्र के आधार पर आपने कहा कि सबसे लंबी नदी, आपने कहा चंबल। सर्वाधिक जो आपकी, आप कहें कि भाई आवक है, जल है, जल के आधार पर सबसे लंबी नदी। या फिर पूछ ली जाए कि भाई जो चंबल की दाईं ओर से मिलने वाली नदी, नाम नाम लिख दिया, उसमें कोई डायग्राम वगैरह नहीं। उसमें क्या है कि भाई आपको क्विक रिवीजन है, उसमें फ़ायदा मिल जाएगा। और ये है कि जितने भी पुराने पेपर उठाए हैं, क्वेश्चन पूछे गए, वो डाटा भी इसमें डाले गए। पुराने जो पेपर में कोई क्वेश्चन पूछे गए, वो डाटा भी आपको इसमें मिल जाएंगे। मोनू शर्मा वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। हैं? हाँ हाँ, मैं ही डाल रहा हूँ। हाँ, मैं तो क्या डाल रहा हूँ, बस जो डाटा है वो बस। ठीक है, समय लगता है उसमें, जो चीज़ों को बड़ा करना आसान होता है, छोटा करना बड़ा मुश्किल होता है। कहने का मतलब है कि भाई अब चंबल नदी को है, चंबल नदी को वैसे पूरे डाटा के साथ में छोटा करना मुश्किल, बड़ा तो कितना ही कर लो इसको। ठीक है, चलिए उसी में सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, बंगाल की खाड़ी का अपतंत्र। बंगाल की खाड़ी का, खाड़ी का अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र। ठीक है, इसमें प्रमुख नदियां, मैं पूरी नहीं लिख रहा अभी, प्रमुख नदियों के नाम लिख रहा हूं अभी एक बार। जैसे आप कहेंगे चंबल है,
चंबल है, बनास को शामिल कर सकते हैं इसमें, बाणगंगा है आपकी, गंभीर नदी है, गंभीर ही अलग है, गंभीर नदी अलग है, ध्यान रखना। इत्यादि मैं कुछ के नाम ही लिख रहा हूँ, बाकी अपन चलेंगे तो इसकी सहायक नदियाँ भी बहुत सारी होती जो भी इसी का नदी तंत्र का भाग होंगी, तो उनको भी देखेंगे। टेक्निकल टीम को बोलो, लेकिन उनका कहना है कि ये कोई इशू नहीं है। चलिए कोई नहीं, मैं आज बात करूंगा। आप जितेंद्र प्रजापत, मैं टेंशन लीजिए, आप हो जाएगा। हरीश कुमार वेरी गुड मॉर्निंग, भवानी बनवारी वेरी गुड मॉर्निंग, सुनील कुमार वेरी गुड मॉर्निंग, अभी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो नदी तंत्र हम देखेंगे, जो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कौन सा आपका, उसमें पहले लिखेंगे चंबल नदी, चंबल नदी। उसमें भी सबसे पहले जो हमें देखना है वो किसको देखना है, चंबल नदी को देखना है। पहले डाटा लिखते हैं इसके, डाटा लिखने के बाद में इसका एक डायग्राम बना लेंगे। पहले इसके सारे के सारे डाटा है वो एक साथ अपन लिख लेते हैं, ठीक है, हो गया। उसमें आप लिखें, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है उद्गम कहाँ से होता है, और उद्गम में भी एक तो राज्य पूछ लेता है, पहाड़ी पूछ लेता है, ठीक है, या फिर आपको श्रेणी पूछ लेता है। ध्यान रखना, अगर हम पहाड़ी की अगर बात करें, इसमें भी आप 3 स्थानों पे आप कह सकते हो। पहाड़ी की अगर बात करते हैं, कौन सी पहाड़ी पर, तो आप कहें जना पाव की पहाड़ी, जना की पहाड़ी, पहाड़ी, ठीक है। उसके बाद में अगर पूछ लिया जाए कि भाई कहाँ से, स्थान विशेष पूछ लिया जाए, स्थान पूछे जाए तो महू, कहाँ से है, महू से। अगर राज्य पूछ लिया जाए कि राज्य कौन सा है, तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश। और श्रेणी पूछ ली जाए कि श्रेणी से उद्गम होता है, तो श्रेणी कौन सी होगी, विंध्यांचल, विंध्यांचल श्रेणी, ठीक है। अब इसका विस्तार पूछ लिया जाए, अगर पूछा जाए कि भाई इसका विस्तार कहाँ पर है, तो विस्तार इसका 3 राज्यों में है। कितने राज्यों में है, 3 राज्यों में। विस्तार की अगर बात करेंगे तो विस्तार कितने राज्यों में है आपका, 3 राज्यों में, ठीक है, 3 राज्यों में। और 3 राज्य कौन कौन से हैं आपके, आपको पता है उद्गम कहाँ से हो रहा है इसका, मध्य प्रदेश से, ठीक है। उसके बाद में आपको पता है कि भाई ये किस में जाएगी, आपके आपके रावत भाटा, ठीक है, आपके जो चित्तौड़गढ़ वाला जो पार्ट है वहां से क्या है, ये प्रवेश करेगी किसमें, आपके राजस्थान में। तो दूसरा क्या आएगा, राजस्थान। तीसरा आपका क्या हो जाएगा, यूपी, जहाँ पर जाके आपके ये मुरादगंज में जाके ये मिलेगी, जो यूपी का जो पार्ट है, उत्तर प्रदेश का पार्ट है वहाँ पर। उसके बाद में आता है कि भाई इसकी लंबाई कितनी है। लंबाई की अगर बात करें तो ध्यान रखना, पहले जो पुरानी वाली हरि मोहन सक्सेना आती थी आपकी, उसमें 995 ऐसे किलोमीटर इसकी लंबाई लिखी जाती थी, लेकिन वर्तमान में जितने भी एडिशन आ रहे हैं उसमें 1051 लिखी जाती है। तो वर्तमान में जो इसकी लंबाई मानी जाती है वो कितनी है आपकी, 1051 किलोमीटर, 1051 किलोमीटर। अगर पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक लंबाई इसकी कहाँ पर है, अगर पूछ लिया जाए किस राज्य में सर्वाधिक लंबाई है, सर्वाधिक लंबाई है, ध्यान रखना जैसे किताब में ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि सर्वाधिक लंबाई कहाँ पर है, लेकिन 322 किलोमीटर तो मानी जाती है राजस्थान में, ठीक है, और 320 किलोमीटर मानी जाती है मध्य प्रदेश में। उसके बाद में कहा जाता है 248 के आसपास की ये सीमा रेखा बनाती है आपकी मध्य प्रदेश और आपकी किसके बीच में, राजस्थान के बीच में। और आपकी 157 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है यूपी में। तो इस आधार पर अगर देखते हैं तो सर्वाधिक लंबाई आपको कहाँ देखने को मिलती है, इसकी राजस्थान में ही देखने को मिलेगी, क्योंकि आपकी सीमा साझा करती है एमपी के साथ में और यूपी के आपके राजस्थान के, तो लंबाई क्या है, एक समान है। और पर्टिकुलर राज्य में देखते हैं तो 320 किलोमीटर कहाँ मानी जा रही है आपकी, आपकी एमपी में, और 322 किलोमीटर कहाँ मानी जा रही है आपके राजस्थान में। तो एक बार इतना नोट कीजिए, फिर चलते हैं। जीतू कुमार सैनी, जीके की ऑब्जेक्टिव बुक कब तक आएगी सर। ऑब्जेक्टिव पुस्तक का अभी देखेंगे, बाकी अभी आपका जो डिस्क्रिप्टिव वाला जो पार्ट है वो अभी आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव तो पहले से भी आ रखी है शायद मेरे हिसाब से, 4.0 आ रखी है शायद मेरे हिसाब से। हाँ, उसमें भी ऑब्जेक्टिव भी है और उसमें उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया होगा। हाँ है, 4.0 राजस्थान के ऑब्जेक्टिव है शायद मेरे हिसाब से। ऑनलाइन भी आपको दिख जाएगी, ऑनलाइन भी उसका, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगी, ऑफलाइन भी मिल जाएगी, और यहाँ पर हो गया है।
आएंगे, लिखेंगे लिखेंगे, ठंड रखो थोड़ा, सब लिखेंगे। अभी चंबल नदी खत्म थोड़ी हो गई, अभी तो शुरुआत की है अभी तो। हाँ ये टोटल लंबाई है 1051। अभी मैंने क्या बोला, अभी लिखेंगे, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखें। इतना हो गया कि ये बताओ बस अब। हाँ तो फिर आगे आओ। अब ध्यान देखो, मैं एक बता दे रहा हूँ, विस्तार की अगर बात करते हैं ध्यान से देखना, आपका ये कन्फ्यूजन दूर कर लो पहले। हमने कहा शुरुआत कहाँ से हुई, मध्य प्रदेश से। कहाँ से हुई, मध्य प्रदेश से। उस राजस्थान के डायग्राम में अलग से समझ लेंगे, पहले मैं सिंपल सा समझा दे रहा हूँ कि भाई आपको कैसे। एमपी से उद्गम हुआ और ये कहाँ गई आपकी, यहाँ 84 तक जाएगी। कहाँ जाएगी, बसांत रहे बस 84। और ये 84 कहाँ पर है, मध्य प्रदेश का भाग, ध्यान रखना। 84 है, ये राजस्थान का भाग नहीं है। जैसे हमने कहा ब्रह्मखेड़ या खेड़ बर्मा की बात की थी हमने अरावली में, वो किसका भाग था, गुजरात का। वैसे ही अगर बात करें 84 है, जो काफी बार लिखा होता है कि 84 से राजस्थान में प्रवेश करती है, तो ये 84 एमपी का भाग है। इसके बाद में इधर का जो भाग है ना, राजस्थान का जो भाग आएगा, तो ये यहाँ पर जो आपका रावत भाटा आएगा, क्या आएगा, रावत भाटा वाला जो पार्ट है ना चित्तौड़गढ़ में, जहाँ पर आप राणा प्रताप सागर बांध है वो देखेंगे, तो वहां पर ये क्या करेगी, राजस्थान में। अब यहाँ से उद्गम से लेकर यहाँ पर आपके 84 तक की इसकी जो लंबाई मानी जाती है वो कितनी, 320 किलोमीटर। कहने का मतलब 320 किलोमीटर ये कहाँ पर है, एमपी में। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। किस में मानी जा रही है, मध्य प्रदेश में। उसके बाद में यहाँ पर आप नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जनापाव की पहाड़ी, थोड़ा सा बाकी उसमें देख लेंगे। जनापाव पहाड़ी यानी उद्गम की अगर बात करें, उद्गम ये देखने को मिलेगा। उसके बाद में आप कहेंगे कि भाई यहाँ से आपने शुरू किया राजस्थान में, और ये राजस्थान के जो राजस्थान के अंतर्गत का जो भाग है पूरा का पूरा, जो कहाँ पर मिलेगा आपका, जब आप जाएंगे सवाई माधोपुर से लेकर धौलपुर तक का, तो कहने का मतलब यहाँ पर सवाई माधोपुर की जो सीमा पर आएगी ना आपकी, सवाई माधोपुर तक, सवाई माधोपुर तक के जो सीमा रेखा है वो आएगी, ये आपकी कितने किलोमीटर की होगी, 300। आप कहेंगे ये कितने किलोमीटर है, 322 किलोमीटर। ठीक है, और ये 322 किलोमीटर की जो सीमा रेखा है, और ये कहाँ कहाँ पर है, ध्यान रखना। इसके विस्तार की अगर बात करें, 322 किलोमीटर का जो विस्तार है, तो आपको पता है कि रावत भाटा से शुरुआत हुई है, तो कहाँ गई आपके, चित्तौड़गढ़। कहाँ पे आ गई, चित्तौड़गढ़। ध्यान रखना भीलवाड़ा में नहीं जाएगी, अभी भीलवाड़ा में बेसिन शामिल होगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब ये कहाँ पर आ गई आपकी, चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ के बाद में ये प्रवेश करेगी कहाँ पर, आपके कोटा में। ठीक है, और ध्यान रखना सीमा रेखा की अगर बात करें, पहले मैं लिख देता हूँ कोटा, कोटा के बाद में ये किसमें जाएगी, आपके बूंदी। ध्यान रखना कोटा व बूंदी की सीमा रेखा दोनों की सीमा बनाती है, ध्यान रखना, दोनों की सीमा बनाती है। कहने का अर्थ है कि अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान में चंबल नदी किन दो जिलों के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करती है, ठीक है, तो ध्यान रखना कोटा और बूंदी के मध्य की जो है प्राकृतिक सीमा, इसी सीमा के सारे सारे क्या होती है, आगे बढ़ती है। ध्यान रखना एक छोटी सी सीमा और बनाती है सवाई माधोपुर के साथ में। कहाँ पर, सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर के साथ में भी जो सीमा बनाती है, तो ध्यान रखना काफी बार पूछ लिया जाए कि चंबल नदी है निम्नलिखित राज्यों के मध्य सीमा रेखा बनाती है। अगर क्वेश्चन है ये कोटा बूंदी तो सबको याद रहता है। एक छोटी सी सीमा बनाती है किसके बीच में, अगर ऑप्शन दे दिया जाए बूंदी सवाई माधोपुर, बूंदी कोटा, सॉरी आपका सवाई माधोपुर कोटा, या फिर कोई और ऑप्शन दे दिया जाए, तो ध्यान रखना कोटा और सवाई माधोपुर के मध्य, तो यहाँ पर भी प्राकृतिक सीमा बनाएगी किसके बीच में, कोटा व सवाई माधोपुर के बीच में। आगे मैं लिखवा दूंगा, एक बार इतना समझे। आपके चित्तौड़गढ़ 84 से प्रवेश की चित्तौड़गढ़ में, फिर कोटा बूंदी की सीमा बनाई, फिर आगे जाके सवाई माधोपुर और कोटा के मध्य सीमा रेखा बनाएगी। कहाँ तक चलेगी, सवाई माधोपुर। यहाँ तक गई तो इसकी लंबाई कितनी है आपकी, 322 किलोमीटर। अब सवाई माधोपुर से लेकर ये आगे बढ़ेगी आपकी सवाई माधोपुर से करौली धौलपुर इधर। अब ध्यान रखना आप कहेंगे इधर का जो पार्ट है, नीचे का पार्ट है, इधर तो मध्य प्रदेश लगेगा, एमपी के साथ सीमा बना रही है। ऊपर की तरफ आप कह दोगे कि सर राजस्थान के साथ में क्या बना रही है, सीमा लगा रही है। ऊपर की तरफ क्या है, राजस्थान है, इधर की तरफ क्या है, मध्य प्रदेश। अब इन दोनों की सीमा रेखा के सारे, इसलिए कहा जाता है राजस्थान की सबसे बड़ी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली जो अगर कोई नदी का नाम आता है तो कौन सी का आता है, चंबल नदी का ही नाम आता है। अब आप कहेंगे 252 किलोमीटर की आपकी क्या है, यहाँ पर जो लंबाई है, ये जो लंबाई है आपकी कितनी, 252 किलोमीटर। ठीक है, सीमा बनाती है किसके बीच में, सीमा बनाती है, और ये सीमा किसके बीच में है, आप कहेंगे एक तरफ तो राजस्थान है और दूसरी तरफ क्या है आपका मध्य प्रदेश। इन दोनों के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण कर रही है कितनी। अब राजस्थान के कौन कौन से हैं जो मध्य प्रदेश के साथ में इसके साथ सीमा रेखा पर आएंगे, तो आप कहेंगे इधर थोड़ा सा पार्ट तो किसका आएगा, आपका सवाई माधोपुर का। छोटा सा भाग तो किसका लगेगा, सवाई माधोपुर का। सवाई माधोपुर के बाद में ये किसमें जाएगी, करौली में, करौली की सीमा लगेगी, और उसके बाद में कहाँ पर जाएगी, धौलपुर में। कहाँ तक जाएगी, धौलपुर। तो कहने का अर्थ है ये तो सवाई माधोपुर, और यहाँ से सवाई माधोपुर से चलेगी और ये कहाँ जाएगी, धौलपुर तक। कहाँ तक गई, धौलपुर। धौलपुर तक ये सीमा रेखा बनाएगी एमपी और राजस्थान के मध्य। ठीक है,
दोनों की सीमा रेखा के साथ काउंट करेंगे, दोनों में काउंट किया जाता है, ठीक है। अब धौलपुर से फिर ये आगे जाएगी आपके यूपी में प्रवेश कर जाएगी, और यहाँ पर आप कहेंगे एक नदी आ रही है, कौन सी आपकी? यमुना नदी। यहाँ से एक नदी आ रही है, कौन सी आपकी? यमुना नदी, ठीक है। और यहाँ पर आगे का जो भाग है इसका, ये कहेंगे किसमें आता है आपका? उत्तर प्रदेश में। ये भाग है यहाँ पर 157 किलोमीटर का, ये कहाँ पर है आपका? उत्तर प्रदेश में। ये भाग कहाँ पर है आपका? उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पर आपके पहले लिखा जाता था इटावा, पहले लिखा जाता था इटावा, और आजकल मुरादगंज है वो भी लिख देते हैं। मुरादगंज में जाकर ये क्या होती है आपके, मुरादगंज वाला जो पार्ट है आजकल क्या लिख देते हैं यहाँ पर? मुरादगंज। और ये कहाँ पड़ता है? यूपी में। और किस में मिल जाती है ये आपके? यमुना नदी में मिल जाती है। और इसकी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लास्ट तक की टोटल लंबाई जो इसकी काउंट की जाती है वो कितनी की जाती है? 1051 किलोमीटर, ठीक है। तो ये बड़ा जो आपका किलोमीटर का जो पार्ट है, कन्फ्यूजन जो आपको पैदा होता है वो आपका यहाँ पर है। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर चलते हैं। है डाकू चंबल में नहीं, वो बीहड़ में पाई जाएगी। ध्यान रखना उसमें भी। देखो सुनिए मेरी बात, कई जगह आप देखते हो कि भाई आप ध्यान रखना, कई किताबें लिखती है, जैसे बीहड़ हमने लिखा धौलपुर में, कई बच्चे कहते हैं कि कोटा में। कोटा में सर्वाधिक कंदराओं का निर्माण होता है। बीहड़ों की अगर बात करोगे तो बीहड़ सर्वाधिक आपका धौलपुर में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। दिलीप यादव, 1.5 महीना, 1.5 महीने से पहले नहीं होगी प्री आपके दीपक यादव। हाँ, बीहड़ और बीड़, बीड़ तो घास के मैदान बोले जाते हैं, जो शेखावाटी आपने देखा नहीं, पीछे वाला जो हम अर्ध शुष्क मरुस्थलीय, ये मरुस्थलीय प्रदेश में हमने जब शेखावाटी की निम्न भूमि, तो वहाँ पे मैंने लिखवाया भी तो बीड़ है वो क्या, शेखावाटी में जो घास चारागाह भूमि होती है उसको कहा जाता है। बीहड़ है वो क्या कहलाएंगे? चंबल नदी द्वारा निर्मित जो आपके ऊबड़ खाबड़ जो जमीन होगी उसको क्या कहेंगे? बीहड़। हाँ हाँ संदीप सिंह सर जी, कल मैंने दूसरे क्लास का टेस्ट दिया, उसमें सारे आपने पढ़ाया उसमें से आए थे, उसमें मेरी रैंक 3 रही है। बिल्कुल, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी रैंक है। एक ध्यान रखना, कल की क्लास में जो हमने रामसर भूमि पढ़ा है ना, राम वो क्रेटर झील वाला लिखा था, उसमें थोड़ा सा एक बच्चे को डाउट था, उसने किया था, उसमें ध्यान रखना। जैसे हमने कहा क्रेटर झील, हमने कल क्रेटर झील पढ़ी थी, क्रेटर झील। तो क्रेटर झील में हमने कहा वर्तमान में भारत में टोटल क्रेटर झीलों की अगर बात करते हैं तो भारत में कितनी है? कुल 3 है। ध्यान रखना, कल 2 में उसमें कन्फ्यूज हो रहा था। कुल झील कितनी है क्रेटर झील? 3 क्रेटर झील है, ध्यान रखना, ठीक है। उसमें सबसे पहली जो क्रेटर झील है फर्स्ट नंबर पे, वो कौन सी? लोनार झील, लोनार। इसको 1973 में ईस्वी में क्या है, इसे क्रेटर झील का दर्जा दिया गया था। उसके बाद में दूसरे नंबर पे है रामगढ़, नहीं वो थर्ड नंबर पे आएंगे, अपने कल सेकंड नंबर पे किए थे। उसके है धाड़, या ढाड भी बोल देते हैं इसको, धाड़ या ढाड बोल देते हैं। ये कहाँ की? मध्य प्रदेश की। इसको 2009 में क्या है, मान्यता दी है, ठीक है। और थर्ड नंबर पे कौन सी है आपकी? रामगढ़, जो आपकी राजस्थान वाली है, इसको 2020 में प्रमाणित किया है। तो पूरी टोटल अगर क्रेटर झीलों की अगर बात करते हैं तो कल हमने जो सेकंड रामगढ़ लिखी थी ना, उसको थर्ड कर लेना आप। सेकंड नंबर पे आपकी धाड़ वाली है, जो एमपी वाली है, ढाड भी बोल देते हैं इसको। हाँ,
हाँ, बता दे रहे, एक बार लिख लो, मैं वापस बता दे रहा हूँ। एक मैप मैं खोल लेता हूँ, मैप है ना, उसमें मैं एक बार बता दूंगा, उसमें और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। हाँ, इटावा था पहले, इटावा आजकल मुरादगंज बोल देते हैं। देखो ये सिंपल सा फॉर्मेट मैंने बनाया है ताकि आपको समझ आ जाए। बनेगी नदी बनेगी अभी। अभी ये तो सिर्फ लंबाई लंबाई लिखी है, अभी तो अपन लिखेंगे सहायक नदियों का भी डायग्राम बनेगा अपना। सहायक नदियाँ कौन सी कहाँ से दाईं ओर से कौन सी मिल रही है उनका भी क्रम लिखेंगे, पहले कौन सी है फिर कौन सी है, वो सारी चीज़ें आएंगी एक बार थोड़ा। हाँ तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब लिखेंगे, यही मिलेगा। वो एक मूवी है चुप चुप के, राजपाल यादव के, पहले वो खाने वाने की जो कुटाई करते हैं, बोलो ये क्या, बोलो यहीं बैठो यहीं मिलेगा, बोलो क्या मार तो वैसे ही। हो गया सबका, किसी का बचा है? हाँ लिखिए जल्दी। हो गया, चलिए मैं डायग्राम में समझा दे रहा हूँ एक बार। ऊपर का नहीं बना रहा मैं, ऊपर का राजस्थान वाला पार्ट जाके आपको दिख जाए इसमें पूरा। ठीक है, अपने को इधर वाला पार्ट देखना है। ठीक है, अब ध्यान देना नीचे का। यहाँ पर हम देखें तो देखो एमपी का, यहाँ पर अगर हम कहें कि आप कहें सर यहाँ पर एक पहाड़ी क्षेत्र है, मैं अलग से डायग्राम बनाऊंगा, बस इसको समझ लो बस। जो बनाने वाला है कॉपी में डायग्राम वो अलग से होगा, जैसे इसको आपने मान लिया जनापाव की पहाड़ी, जनापाव की पहाड़ी। अब ध्यान रखना है जनापाव की पहाड़ी से आप कहेंगे कि चंबल नदी है, उसका क्या हो रहा है आपका उद्गम हो रहा है। अब ये चंबल नदी उत्तर दिशा में बहेगी, और ध्यान रखना है इसका थोड़ा सा भाग यहाँ पे इसके पास से आता है झालावाड़ के। ठीक है, एक नदी आएगी यहाँ पर मिलेगी, लिखेंगे उसके बारे में। ठीक है, अब यहाँ से ये क्या करती है, ये आपका देखो रावत भाटा, ये चित्तौड़गढ़ था, मैंने कहा चित्तौड़गढ़ का ये बड़ा जो भाग इसका था, ये आपका रावत भाटा है, ये क्या आपका रावत भाटा वाला पार्ट चित्तौड़गढ़ का, क्योंकि चित्तौड़गढ़ का ये भाग और ये भाग इधर है रावत भाटा वाला। इस रावत भाटा वाले भाग से ये क्या करेगी, यहाँ से आएगी और रावत भाटा वाले पार्ट से ऐसे प्रवेश करेगी। प्रवेश करके ये आएगी, देखो इधर ऊपर का भाग क्या बूंदी और इधर का भाग क्या है कोटा। तो आप कहेंगे ये बूंदी और कोटा के मध्य ऐसे सीमा रेखा का निर्धारण करते हुए ऐसे जाएगी, इसकी सीमा रेखा के सारे सारे ऊपर की ओर बढ़ी। तो हमने कहा कि एक तरफ तो किसकी सीमा बना रही है, कोटा के साथ में, और एक तरफ सीमा किसके साथ में लग रही है इसकी, इधर तो आप कहेंगे कोटा के साथ में, इधर देखो ऊपर की तरफ किसके साथ में बूंदी। उसके बाद में छोटा सा हिस्सा मैंने कहा किसके साथ लगेगा, तो सवाई माधोपुर के साथ में। ये सवाई माधोपुर है देखो ऊपर का भाग, और यहाँ पर ये ऐसे आएगी। अब यहाँ से ऊपर का भाग है, आप कहेंगे सर सवाई माधोपुर के साथ में लग रहा है, नीचे का भाग किसके साथ में, कोटा के साथ में। तो काफी बार ये पूछ लेगा कि भाई किन किन के मध्य सीमा रेखा का साझा करती है, तो आप कहेंगे बूंदी और कोटा, या कोटा और सवाई माधोपुर। ठीक है, उसके बाद में देखो इधर का जो पार्ट है, ये जो नीचे जो आपने देखा, ये क्या है आपका एमपी मध्य प्रदेश। और इधर का ये जो पार्ट है धौलपुर से, ये धौलपुर है ना, धौलपुर, धौलपुर से ऊपर का भाग है यूपी का, और नीचे का भाग किसका था, एमपी का, जो हमने अंतर्राज्यीय सीमा रेखा देखी थी उसमें, याद होगा आपको। अब यहाँ से ये नदी जाएगी किसके सहारे, इधर ये पार्ट किसका, एमपी का है, और इधर राजस्थान का। अब ये जो सवाई माधोपुर के साथ सीमा रेखा बनाएगी, फिर आपके कहाँ पर करौली के साथ में, फिर ये धौलपुर के साथ में, और उसके बाद में ये ऊपर जाएगी और धौलपुर के इधर वाले पार्ट से फिर ये क्या करेगी, यूपी की तरफ आगे बढ़ना शुरू होगी। इधर वाला पार्ट क्या है, यूपी का। ऊपर से आप कहेंगे सर एक नदी आ रही है, कौन सी आपकी, इधर से आप कहेंगे सर यमुना नदी आ रही है, कौन सी नदी आ रही है, यमुना नदी। और ये आगे जाके यमुना नदी में क्या हो जाएगी आपकी, मिल जाएगी। तो यहाँ पर आगे जाकर आप कहेंगे यमुना नदी में मिल गई, और यहाँ पर जो लंबाई है आपकी वो कितनी है आपकी, 157 किलोमीटर। ये कितनी है आपकी, 157 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ से लेकर, यहाँ सवाई माधोपुर से लेकर, यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो आपकी नदी, आपकी सीमा रेखा है एमपी तक की, ये कितनी है आपकी, 252 किलोमीटर। कितनी है, 252 किलोमीटर। ठीक है, आप कहेंगे यहाँ रावत भाटा से, यहाँ रावत भाटा से और यहाँ सवाई माधोपुर की ये जो बीच की जो सीमा है ये किससे, 322। ये कितनी है आपकी, 322 किलोमीटर। और यहाँ से जनापाव की पहाड़ी से और यहाँ तक राजस्थान में प्रवेश करती है, ये कितनी आपकी, 320 किलोमीटर। ठीक है, यही हमने देखा है। और उसमें भी अगर पूछा जाए कि चंबल का बहाव क्षेत्र, अगर पूछ लिया जाए, क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा जा सकता है। अगर पूछा जाए कि चंबल का बहाव क्षेत्र, चंबल का बहाव क्षेत्र कितने जिलों में है, कितने जिलों में, अगर पूछ लिया जाए कितने जिलों में है, तो कितने जिले हैं ध्यान रखना राजस्थान के। तो आप कहेंगे तो कौन सा आ गया आपका, रावत भाटा यानी चित्तौड़गढ़, उसके बाद में कोटा 2 नंबर, बूंदी 3 नंबर, सवाई माधोपुर 4, करौली 5 और धौलपुर 6। तो आप कहेंगे इसका बहाव क्षेत्र कितने जिलों में,
6 जिलों में। नहीं नहीं, इसमें झालावाड़ के अंदर से नहीं आएगी। झालावाड़ है इसके सारे से निकलेगी, इसके अंदर से नहीं जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है। नहीं, धौलपुर के थोड़ा सा ऐसा नहीं, सीमा रेखा बिल्कुल ही ऐसा थोड़ी कि बिल्कुल बॉर्डर बॉर्डर पे जा रही है। ऐसा थोड़ी बिल्कुल नाप रखा है कि भाई नहीं, नदी पार करते इधर एमपी में आ गए और इधर पार करते आप जो राजस्थान में आ गए, उसके सारे सारे जाती है लगभग। ठीक है, तो कभी राजस्थान की सीमा बन जाती है, कभी एमपी की सीमा बन जाती है। ऐसा थोड़ी बिल्कुल आपने फीते से नाप दिया बिल्कुल ऐसे सीधा चलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब टोटल जिलों की अगर बात करते हैं तो कितने, 6। इनका क्रम भी काफी बार पूछ लेता है, ध्यान रखना। इनका क्रम भी काफी बार पूछ लेगा कि उद्गम से मुहाने तक जो राजस्थान में जो है ना क्रम, तो आप कहेंगे कहाँ से, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बाद में कोटा। चित्तौड़गढ़ के बाद में कहाँ पर, कोटा। कोटा के बाद में आपका बूंदी। बूंदी के बाद में सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद में आप करौली। और करौली के बाद में आपका क्या होगा, धौलपुर है। ये देखो अब ऐसे थोड़ा सा हल्का सा ऐसे होके ऐसे नहीं जाएगी। अब तू यार थोड़ा सा ये पैमाने आप फीता लेके नाप लो या तो। ठीक है, समझाने का तरीका अलग होता है, वैसे मैप में देके ऐसे करोगे। ठीक है, कहने का मतलब पहले कोटा में आएगी और फिर उसके बाद में, यहाँ पर ऐसा नहीं कि दोनों साथ साथ घुस गए, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो क्रम इसका ये याद रखना है आपको कि भाई सबसे पहले कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ में, फिर कोटा, फिर बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और फिर धौलपुर। ये तो पूछा है कितने जिलों में अपुआ क्षेत्र है इसका बह के जाती है। अगर इसका बेसिन पूछ ले, अपुआ बेसिन कहाँ है, ध्यान रखना। अगर इसका पूछ लिया जाए चंबल का अपुआ बेसिन, अपुआ बेसिन अगर पूछ लिया जाए आपसे, तो ध्यान रखना अपुआ बेसिन है उसमें 11 जिले शामिल होंगे। अपुआ बेसिन, अपुआ बेसिन में क्या, क्योंकि इसकी सहायक नदियां जिन जिन जिलों से होकर आएंगी उनको भी हम क्या करेंगे, शामिल करेंगे। अब ध्यान रखना अपुआ बेसिन में एक तो झालावाड़ है, ये भी शामिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ की भी क्या है, नदियां आपको इसमें देखने को मिलेंगी। एक आपका भीलवाड़ा का जो पार्ट है, इस यहाँ से भी नदियां आएंगी, वो भी इसमें शामिल होकर मिलेंगी। एक बारह की जो आपकी नदियां हैं वो भी इसमें क्या होंगी, शामिल हो जाएंगी। एक टोंक की साइड में आपकी जो नदियां होंगी वो भी इसमें क्या हो जाएंगी, शामिल हो जाएंगी। तो कहने का मतलब है कि वो नदियां भी इसमें क्या हो जाएंगी, शामिल हो जाएंगी जहां से ये बहकर नहीं जाती है। तो अगर अपुआ बेसिन की अगर बात करते हैं, अपुआ बेसिन में कितने जिले आएंगे आपके, 11। अगर अपुआ बहाव क्षेत्र पूछ लिया जाए या नदी घाटी पूछ ली जाए कि किस किस क्षेत्र से होकर गुजरती है या किन किन जिलों से होकर गुजरती है, तो फिर आपके कितने होंगे, आपके कितने, 6 होंगे। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लीजिए। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको और फिर आगे चलते हैं। हो गया सभी का, चलिए तो आगे चलते हैं। चले, इसमें भी अगर 11 जिले हैं इसके पूछ लिए जाए कि बेसिन वाले जिले हैं, अपर बेसिन वाले, लिख दोगे कौन कौन से हैं। 6 तो देखो ऊपर वाले याद हैं, वो तो आपको याद रहेंगे ही रहेंगे। उसके बाद में देखो इसमें एक तो आप झालावाड़, इधर से देखो किसमें, झालावाड़, झालावाड़ शामिल कर देना। झालावाड़ के बाद में इधर से आप एक प्रतापगढ़ को शामिल कर देना, प्रतापगढ़ शामिल होगा, बांसवाड़ा नहीं होगा। उसके बाद में भीलवाड़ा एक शामिल होगा, आपका मेज नदी वगैरह आएंगी। ठीक है, उसके बाद में एक इधर से बाना शामिल हो जाएगा इसमें, और एक आपका क्या है, टोंक वाला पार्ट वो शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो 6 तो आपको वो ऊपर वाले याद करने हैं, अलग से आपके 5 हैं वो अलग से याद करने हैं। अगर पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला है इसके अपुआ बेसिन में शामिल नहीं होता है या होता है, तो ये आपको 5 और याद रखने हैं।
6 तो जहां से बह रही है वो तो है ही है, और बाकी 5 और याद रख लेना। एक साथ याद करोगे तो याद नहीं होंगे 11 के 11। पहले तो आपको याद रखना है कहाँ कहाँ से जा रहा है, मैप के आधार पर आपको देखना है कहाँ पर चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर। उसके बाद में देखना है इधर से कितने, इधर से आपके 2 जिले शामिल हो जाते हैं, झालावाड़ और बारा। इधर से अगर बात करेंगे तो आपका प्रतापगढ़, आपका भीलवाड़ा और टोंक। हो गया। चलिए अब कुछ और बातें हैं जो लिखनी है इसके बारे में, पॉइंट है वो लिख लीजिए। ब्लैक कर दें। उसी में लिखना आगे, उसी में लिखना बहाव की दृष्टि से, बहाव की दृष्टि से राजस्थान की, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी, बड़ी नदी है। उसी में अगला पॉइंट लिखेंगे आप, जल की उपलब्धता, जल की उपलब्धता के आधार पर, आधार पर दूसरी बड़ी नदी है, दूसरी बड़ी नदी है। अगर पहली पूछ ली जाए तो पहली कौन सी है? फर्स्ट है जल की उपलब्धता के आधार पर फर्स्ट नदी कौन सी है? माही, माही। ठीक है, उसी में अगला पॉइंट लिखेंगे आप, उसी में अगला पॉइंट लिखें, राजस्थान की एकमात्र 12 मासी नदी है। ठीक है, उसी में लिखें, राजस्थान की एकमात्र दक्षिण से उत्तर की ओर और बहने वाली नदी है। ध्यान रखना, वैसे तो दक्षिण से उत्तर की ओर माही नदी भी बहती है, लेकिन वो थोड़ा सा ऊपर आकर वापस से नीचे की तरफ से घूम जाती है। एक ही नदी है जो लास्ट ऊपर तक आती है, आपकी दक्षिण से प्रवेश करती है और लास्ट ऊपर धौलपुर तक जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद में इसका ढाल किधर हो जाता है? पूर्व में। ठीक है, इसी में आप लिख सकते हो इसकी ढाल प्रवणता, ढाल प्रवणता प्रारंभ में, प्रारंभ में उत्तर की ओर, उत्तर की ओर तथा बाद में पूर्व की ओर है, पूर्व की ओर है। पहले तो किधर आपकी उत्तर की ओर, उसके बाद में किधर हो जाएगी? पूर्व की ओर हो जाएगी। ठीक है, उसी में आगे लिख लेना। ठीक है, उसी में लिखना, राजस्थान की या विश्व की एकमात्र, विश्व की एकमात्र नदी जिस पर, जिस पर 100 किलोमीटर के अंतर्गत, अंतर्गत 3 बांध बने हैं, 3 बांध बने हैं। उसी में लिखना, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी, सहायक नदी बनास नदी है। ठीक है, इसका मुहाना, इसका मुहाना मुरादगंज यूपी में है, में ब्रैकेट में लिखना यमुना नदी में, यमुना नदी में मिल जाती, यमुना नदी में मिल जाती है। पहले मुरादगंज नहीं, पहले इटावा लिखा किया करते थे। आजकल जो किताबें जो एडिशन आ रही है वो मुरादगंज लिखते हैं, पहले इटावा आता था लिखा हुआ। 4 है पर 100 किलोमीटर में 3 बांध है। वो चौथा बांध है 100 किलोमीटर की रेंज के बाहर आ जाएगा। है, लिखेंगे, लिखेंगे, सारा लिखेंगे, उद्गम से मुहाने तक क्रम भी लिखेंगे। पहले कौन सा? 100 किलोमीटर की दूरी में 3 बांध है। विश्व की एकमात्र नदी जिसके अच्छा, जिस पर, जिस पर, यहाँ पर लगा लेना, पर लगा लेना बीच में, जिस पर 100 किलोमीटर के अंतर्गत 3 बांध बने हैं। टोटल 4 बांध है, वो चौथा बांध है 100 किलोमीटर की रेंज के बाहर आ गया। 100 किलोमीटर की सीमा रेखा के अंतर्गत जो बांध है वो 3 ही बांध है।
हाँ, वो चौथा है नील नदी। तो फिर बड़ी नील नदी कहाँ पर है? अफ्रीका में। तो कभी राजस्थान पड़ रहा है, अफ्रीका क्यों घुसा रहा है बीच में? विश्व की सबसे लंबी सबसे बड़ी अमेजन नदी, उसमें भी नील नदी है आपकी, श्वेत नील है और एक ब्लू नील है। ठीक है, श्वेत नील कहाँ से निकलेगी? विक्टोरिया झील से। ब्लू नील है वो कहाँ से निकलेगी? खार्तुम से। आगे जाके खार्तुम में जाकर ये मिलेंगी, आगे मिलकर इनका नाम सिंधु नदी, सिंधु के आपका नील नदी। और इसी के मिस्र की सभ्यता आपकी स्थित है। अडान बांध है या अजान बांध की अगर बात करते हैं, या फिर आप कहें कि भी जो सर्वप्रथम सबसे बड़ा जो बांध बनाया गया था इसी के ऊपर। ठीक है, जो आप मिस्र की सभ्यता पढ़ते हैं, जो पिरामिड पढ़ते हैं, वो सारा उसी नदी के किनारे। फिर आगे जाके भूमध्य सागर में आके मिल जाएगी, 7 देशों से होके भी रहती है। और कुछ लिखना है? हाँ, क्या चीज? हाँ हाँ, पहले दक्षिण से मैं एक बार ये लिखो, फिर मैं डायग्राम में समझा दूंगा, कंफ्यूज मत हो, एक बार लिखने का काम करो, फिर मैं समझा दूंगा सारा का सारा। हो गया इसका मुहाना। हाँ, हो गया। चलिए, उसी पे आगे लिखना। राजस्थान की सर्वाधिक अंतरराज्यीय, सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा साझा करने वाली, सीमा साझा करने वाली नदी, बातें नहीं, सर्वाधिक सीमा साझा कितने? 252 किलोमीटर। और किसके मध्य? एमपी प्लस राजस्थान। ठीक है, उसके बाद में अगला पॉइंट लिखना है, दो जिलों के मध्य, दो जिलों के मध्य, मध्य सीमा साझा, दो जिलों के मध्य सीमा साझा, उसमें आप लिखने पहला कोटा व बूंदी, कोटा बूंदी सर्वाधिक सीमा, सर्वाधिक सीमा साझा होती। और दूसरा कौन सा आपका? कोटा व सवाई माधोपुर, कोटा सवाई माधोपुर। दूसरा किसके बीच में है? कोटा व सवाई माधोपुर के बीच में। उसी में आगे लिखेंगे। ठीक है, इसी नदी पर राजस्थान का सबसे ऊंचा, ऊंचा जलप्रपात बनता है, और वो कौन सा है? चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात 18 मीटर का। और ये कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। आगे करेंगे चर्चा इसके बाद में, अभी नाम नाम लिख लीजिए। और ध्यान रखना, कई कई किताबों में आपको अलग देखने को मिलता है सबसे ऊंचा जलप्रपात। ध्यान रखना, चूलिया जलप्रपात को सबसे ऊंचा क्या है कि ये हमेशा बहता है, बारहमासी नदी है। और जो बाकी जलप्रपातों की जब आप जिक्र करते हो ना, वो क्या है कि बारिश के समय में किसी पहाड़ वहाड़ से जब गिरता है, वो कुछ समय के लिए गिरता है, बाद में बंद हो जाता है। जब तक बारिश का मौसम रहता है तब तक देखने को मिलता है। वो करेंगे जब चर्चा करेंगे जब जलप्रपातों पर। ठीक है, पर यही आपको, अगर सबसे ऊंचा जलप्रपात है तो आपको ये करना है, चूलिया जलप्रपात। हाँ, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है, उसी में आप लिखें, इस नदी के किनारे बसे शहर, इसके किनारे बसे शहर, किनारे बसे शहर। एक तो रावत भाटा है, कौन सा है? रावत भाटा। कोटा है, केसराय पाटन है। ठीक है, केसराय पाटन है, वो आपको देखने को मिलेंगे। और इस नदी पर, नदी के किनारे, किनारे निर्मित दुर्ग, निर्मित दुर्ग कौन कौन से? एक तो भैंसरोडगढ़, जो एक तरफ से इधर से कौन सी बामनी नदी आएगी, बामनी नदी जो मिलेगी इसमें चंबल के पास में, वहां पर क्या है? भैंसरोडगढ़।
एक आपका इसमें शेरगढ़ का दुर्ग और मिलता है। शेरगढ़ का दुर्ग ये धौलपुर वाला है, ध्यान रखना। धौलपुर वाला शेरगढ़ का दुर्ग है, ध्यान रखना। ये शेरगढ़ का दुर्ग है, ये कौन सा? धौलपुर वाला खंडर है। अब है धौलपुर है, बता दे रहा, बता नाम है चूलिया तो नाम है, पर जल प्रपात क्या होता है ये मैं बता दे रहा हूँ। चूलिया तो नाम है इसका, तो क्या कर सकते हैं, क्या समझा सकते हैं। ठीक है, प्रपात क्या है वो समझा देंगे। मैप बनाना है क्या सर? मैप बनाएंगे, अभी बनवा रही है, अभी मैप बनाना बाकी है सर। पॉलिटी नहीं है क्या हमारे सिलेबस? नहीं, पॉलिटी का पार्ट नहीं है, करंट से लिंक होके आएगी। दिनेश वेरी गुड मॉर्निंग सर, मैथ की क्लास क्यों नहीं लग रही? रोहित मीणा, आप एक बार ऑफिस में बात कीजिए। हाँ हाँ, बहुत कुछ प्रसिद्ध है, पढ़ेंगे। केसराय पाटन है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। बूंदी, बूंदी, केसराय पाटन बूंदी। पाटन, केसराय पाटन, केशव राय पाटन भी। हाँ है ये, ये इसके किनारे बसे शहर, प्रमुख शहर कौन कौन से हैं वो एक बार बना लीजिए, फिर इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में। हो गया, बचा किसी का? जल्दी लिखो थोड़ा सा। अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी कौन सी जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है, कौन सी का है? इसी का ही प्रस्ताव रखा गया है। राजस्थान की एकमात्र नदी है जिसको विश्व धरोहर सूची के अंतर्गत रखने का प्रस्ताव है, वो है। ठीक है, अभी शामिल हो गया, इसका देखना पड़ेगा, शामिल कर दिया, प्रस्ताव तो रखा गया है बिल्कुल। ठीक है, और इसके अलावा अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक बीहड़ का निर्माण करने वाली कौन सी, यही। सर्वाधिक कंदराओं का निर्माण करने वाली नदी कौन सी, यही है, सर्वाधिक कंदरा। ठीक है, कंदरा भी क्या होते हैं? मिट्टी के कटाव से निर्मित जो निम्न भूमि का जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाते हैं? कंदरा कहलाते हैं। सर्वाधिक कंदरा है वो कहाँ पर देखने को मिलती है? आपके कोटा में। ठीक है, अगर पूछ लीजिए अवनलिका अपर्दन सर्वाधिक किससे होता है, तो भी आप कहेंगे किससे? चंबल नदी से। ठीक है, तो कुछ पॉइंट है वो लिख लीजिए, फिर उसके बाद में हम इस पर बने बांध और एक डायग्राम है वो देखेंगे, उसी में लिख लेना। राजस्थान में सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन, अवनलिका अपर्दन, या आप कह सकते हो बीहड़, इसी नदी द्वारा, इसी नदी द्वारा निर्मित। उसी में आगे लिखें, इसी नदी द्वारा, नदी द्वारा सर्वाधिक कंदराओं का, कंदराओं का निर्माण किया जाता। और ये कंदराएं हैं सर्वाधिक कहाँ पर? कोटा में। सर्वाधिक कहाँ पर देखने को मिलेंगी? कोटा में। सर्वाधिक कहाँ पर देखने को मिलेंगी? कोटा में। ठीक है, वहीं पर लिखना, नोट डाल के ऐसे लिख लेना। राजस्थान की, राजस्थान की एकमात्र नदी जो विश्व धरोहर, धरोहर सूची में शामिल, ऐसे कर लेना, सूची में नामित है, नामित है, विश्व धरोहर सूची में नामित है। रेड कलर कम दिखाई देता है, कोई नहीं, रेड कलर प्रयोग नहीं करेंगे, ये बड़ा कलर प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, विश्व धरोहर सूची में शामिल है।
कंदराएं क्या होती है, नदियों के, नदी के द्वारा जब किसी भू भाग में जब कटाव किया जाता है तो इस प्रकार की जो भूमि होती है ना, इस प्रकार की जो भूमि, तो ये निचली भूमियां होती हैं, निम्न भूमि का जो पार्ट होता है ये क्या है, आपकी कंदराएं कहलाएंगे। बीहड़ और कंदराओं में थोड़ा सा अंतर होता है। ये कंदराएं हैं थोड़ी सी आपका पठारी जो भाग होता है, जो आप कहेंगे थोड़ा सा कठोर भूमि का भाग होता है, और जो बीहड़ होते हैं वो आपकी बालू मिट्टी, जैसे आपने देखा होगा उस प्रकार के क्षेत्र में। हाँ, चंबल सर्वात हमने कल की क्लास में लिखा था कि भाई जो बीहड़ हैं वो क्या होते हैं, किसकी शरण स्थली है, डाकुओं की शरण स्थली है। हाँ, अब तो नहीं है, पहले फेमस हुआ करते थे चंबल के डाकू। अब तो क्या है कि है, अब नहीं है, अब थोड़ी है। अब क्या कर दिया? देखो ऐसा कोई नहीं है, कोई किसी को देखो जब तक खुद इंसान बिगड़ना नहीं चाहता, जब तक कोई नहीं बिगाड़ सकता। कहने की बातें होती हैं, ठीक है। ऐसे देखो हमारी भी संगत में ऐसे बहुत सारे हर प्रकार के व्यक्ति हैं, ठीक है। पीने वाले भी हैं, खाने वाले भी हैं, कोई नॉनवेज खाने वाले भी हैं, कोई कैसे भी है, कोई सब प्रकार के हैं। वो तो डिपेंड आप पे करता है। अब वो भी, अब ऐसी संगत ऐसी भी है, बहुत सारे लोग हैं जो नॉनवेज खाते हैं, साथ बैठना भी पड़ता है, यहाँ लहसुन प्याज भी नहीं खाते। ऐसे भी बहुत सारे हैं जो सुबह भी उनकी शुरुआत उसी से होती है और शाम भी है। तो ऐसे भी लोग हैं, तो ऐसा थोड़ी वो आपके मुंह में थोड़ी जबरदस्ती दे रहे हैं। कोई आपको सिखा रहा है कि भाई आपको ये खा लीजिए, आप नॉनवेज खा लीजिए, आप ड्रिंक कर लीजिए, या आप धूम्रपान डंडी का है ये ले लीजिए, कि जबरदस्ती आपका मन होता है तभी आप लेते हैं। जबरदस्ती कोई किसी से नहीं करता, बस आपका मन है, मन कमजोर है इसका मतलब। सबसे बड़ा, अगर मानव का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मन। सबसे बड़ा दुश्मन मन है, ध्यान रखना। है है मन। मन ही सब कुछ करवाता है, मन ही आपको अच्छा फील करवाता है, मन ही आपको दुखी फील करवाता है, और मन ही आपको बर्बाद करके रख देता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल, जैसे जनरली आप कहते हो ना कि भाई आज काफ़ी दिन से आप क्या पढ़ नहीं रहे, इधर उधर तफरी मार रहे हैं, और एक दिन आपका मन ने कहा कि यार क्या कर रहा है तू यार, ऐसे तो बर्बाद हो जाएगा। फिर आपका मन कहता है कल से अपना रूटीन सेट करेंगे, और मन कहता है कि चल आज दोपहर में, आपका मन मना है कि भाई कल से हमें क्या है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। आपका मन कहता है कल आज शाम को 10-11 बजे तक सो जाऊंगा, सुबह 5 बजे उठूंगा, 5 बजे उठ के मैं पढ़ाई करूंगा, नहाऊंगा, 2 घंटे कोचिंग में जाने से पहले रिवीजन करूंगा, और आकर फिर मैं ये करूंगा वो करूंगा। आपका मन ने आपको पूरा क्या कर दिया, दृढ़ संकल्पित कर दिया। फिर आपका दोपहर बाद में आपकी पढ़ाई नहीं होती, आपका मन ने कह दिया ना कल से, बोले कल से करेंगे, आज तो चलो घूमते हैं, आज तो मूवी देख लेते हैं, ठीक है, तो वो कल से करेंगे। फिर आप क्या करते हो, रात को आप रूटीन अपनाते हो, 11 बजे तक आपका सोने का टाइम होता है, 10 मिनट और देख लेते हैं, आपका मन कहता है कोई नहीं, 10 मिनट में कोई नहीं है, जल्दी उठ जाएंगे, 10 मिनट कोई दिक्कत नहीं। फिर आप जैसे तैसे करके सोए, और वही मन है फिर सुबह 5 बजे की अलार्म बोलती है आपकी, तो वही वही मन कहता है कोई नहीं, 5 मिनट और सो ले। ठीक है, वही मन है जो आपको कल दृढ़ संकल्पित किया था कि कल उठ के मेरे को ये करना है। फिर वही मन आपको कहता है कि कोई नहीं, 5 मिनट और सो लेते हैं आराम से। फिर वो 5 मिनट कब 2 घंटे में बदल गई आपको पता नहीं लगा। फिर वही आप उसी रूटीन में, डेली रूटीन वाले में उठे हैं। फिर जैसे ही उठते हैं तो फिर आपका मन आपका मजे लेना शुरू करता है। पहले तो आपका साथ दे रहा था, बोलो कोई नहीं 5 मिनट और सो ले, कल से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आज तो मूवी देखने। फिर जैसे ही फिर वो पाँच, आप के 2 घंटे आप लेट उठते हो, फिर वही मन है आपको जलील करता है, नकारा इंसान, तेरे को पता था तू नहीं उठ पाएगा, तेरे से हो ही नहीं पाएगा। फिर आप उसी में सुबह सुबह खुन्नस में रहते हैं आप, हैं, जो टारगेट पूरा में थे। फिर वही मन है जो थोड़ी देर पहले आपका साथ दे रहा था, बोले कोई नहीं 5 मिनट तो है, और वही मन है फिर आपको कोसता रहता है दिन भर, फिर वापस से आपको वही टारगेट बनवाता है। तो ये मन है सबसे बड़ा दुश्मन। थोड़ी है। अभी ये मैं कल एक और कंफर्म करूंगा, ठीक है। हाँ, अभी ध्यान देखना। अब हमें देखना कि इस नदी के ऊपर प्रमुख बांध कौन कौन से हैं, तो लिखिए चंबल पर, चंबल नदी पर निर्मित, चंबल नदी पर निर्मित बांध। ठीक है, कुल कितने बांध हैं? 4। कितने बांध हैं? 4। ठीक है, उसमें भी काफी बार क्रम पूछता है, ध्यान रखना। मुहाने से, सॉरी उद्गम से मुहाने तक इनका जो क्रम है, एक बार लिख लीजिए फिर डायग्राम में देखेंगे। क्रम है उद्गम से मुहाने तक। और मुहाना क्या होता है? जब कोई नदी है, आप कह सकते हो मुहाना क्या होता है, मैं बता दे रहा हूं। जब नदी, नदी किसी मुख्य नदी, किसी मुख्य नदी या सागर में गिरती है, गिरती है, उस स्थान को, उस स्थान को कहते हैं मुहाना। किसे कहेंगे? जब कोई नदी है अपनी मुख्य नदी में जाकर मिलेगी, या किसी सागर महासागर या झील में जाकर गिरेगी, वो क्या, जहां पर नदी समाप्त होगी, कहने का मतलब है वो क्या कहलाएगा? मुहाना। अब इनका क्रम है, ये काफी बार पूछ लिया जाता है, क्रम क्या है इसका। पहला लिखें गांधी सागर, ये दिखाई नहीं देगा बच्चों को, ये कलर दे देते, गांधी सागर।
सागर। ये गांधी सागर कहाँ पर है? मंदसौर। और मंदसौर कहाँ है आपका? एमपी में। उसके बाद में राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर ये कहाँ पर है आपका? रावत भाटा चित्तौड़गढ़। रावत भाटा चित्तौड़। उसके, हाँ हाँ, एक और करेंगे चर्चा इस पे। इसके बाद में आपका कौन सा है? जवाहर सागर। जवाहर सागर ये कहाँ पर? कोटा में। उसके बाद में क्या है आपका? कोटा बैराज। कोटा बैराज ये कहाँ है आपका? कोटा में। ध्यान रखना, अब एक बांध और बनाया जा रहा है, ध्यान रखना। उसमें भी अगर आपसे पूछ लिया जाए, नवनेरा, मैं इसमें लिख देता हूँ अलग पेन से। अब ध्यान रखना, काली सिंध नदी जो आप नाम सुनते हैं, इसकी सहायक नदी है नवनेरा। नवनेरा बांध, ये ध्यान रखना एक काली सिंध नदी है, ये भी कहाँ पर? कोटा में। ध्यान रखना, तो ये कैसे मिलते हैं? जैसे ये चंबल नदी है, और चंबल नदी के दाईं ओर से एक नदी आकर मिलती है इसमें, काली सिंध नदी। कौन सी? काली सिंध नदी। आगे मैं डायग्राम में बता दूंगा। और ये यहाँ पर नवनेरा में आकर मिलती है, नवनेरा कोटा में। और यहाँ पर भी एक बांध का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, नवनेरा अगर क्रम में पूछ लिया जाए और एक इसमें से किसी एक को हटा के नवनेरा दे दिया जाए, तो नवनेरा सबसे लास्ट में होगा, मुहाने की तरफ। ध्यान रखना। या सीधा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, नवनेरा बांध किस नदी पर निर्मित है? या तो सीधी पूछेगा तो आपकी चंबल, या फिर पूछ लेगा कि नवनेरा बांध किन दो नदियों के संगम पर है, तो आप कहेंगे किस पर? काली सिंध और आपकी चंबल नदी। या फिर पूछेगा नवनेरा कहाँ, तो कोटा में, ठीक है। सर पॉलिटी नहीं, हमारे से ये हो गया। अमित गौरव, अमित शर्मा, रैंक रिजल्ट थोड़ी आया है। आ गया? आ गया रिजल्ट? चिपका है रिजल्ट? कल वाले पेपर का सर है? क्या नंबर है दिखा, खड़ा होके बत। कल वाला है क्या रिजल्ट? ये लास्ट वाला। एक एक नंबर पे कौन है? 30 16 किसके हैं? लास्ट टाइम भी आपके थे भाई। 30 16 पे कौन है? लास्ट वाले की रैंक में पहले नंबर पे है क्या? रविकांत। रविकांत कितने नंबर है भाई? 38 कितने में से? 50 में 38। अच्छा ठीक है, 38। जीके में 8 गलत क्यों भाई? जीके में इतने क्यों गलत किए? मेरे सब्जेक्ट में गलत कर रहा है और मेरे को ही बता रहा है जीके में 8 गलत है। ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन है? 30 26 किसके है? सो लास्ट टाइम भी आप ही का था, नाम भूल गया मैं। नंद किशोर। नंद किशोर। कोई चेंज नहीं आ रहा भाई, पिछले में कितने नंबर हैं? 34। तीसरे नंबर पे 30 46, क्या नाम है? धनराज। धनराज। आप रवि किशन कहाँ से हो? लाल सोट। दोसा बताओ सीधा आप। दोसा, लाल सोट। लो लिख दिया। नंद किशोर भरतपुर। क्या बात है, भरतपुर। अरे और बाकी? धनराज टोंक। और चौथे नंबर पे कौन है? 3004। नाम नाम? दीपक, संदीप। संदीप क्या से है? बबाई। बबाई झुंझुनू। बबाई वाला है ये, झुंझुनू वाला बबाई है, वो जयपुर वाला। झुंझुनू में। पांचवे पे भी कोई है? 30 23। नाम? कृष्णा। पांचवे नंबर पे भाई कृष्णा। कहाँ से? उदयपुर। अच्छा आप उदयपुर में कहाँ से? देवारी। तब तो आप खनिज प्रधान क्षेत्र से हो, हैं? ये भाई 5 हैं, लास्ट वाले के नहीं लिखे। लास्ट वाले के नहीं लिखेंगे। ये देखो मनोबल टूट जाता है ऐसे, फिर पेपर नहीं देगा वो अगली बार, फिर उसके दिमाग में आ जाएगा नहीं यार बेइज्जती हो रही है, तो पेपर नहीं देगा वो। हाँ, शुरुआत वाले हैं। अब हाँ, लास्ट वाले को बस ये देखना चाहिए कि भाई अगली बार उसका भी लिखा जाए, नीचे से नहीं ऊपर से। ऊपर वाला लिख लिया ये तो ठीक है, ये आपकी रैंक है। बाकी ऊपर वाला आपने लिख लिया सभी ने? रविकांत को बोलो मैं भी लाल सोट से हूँ, रामगढ़। हाँ।
जानता है? किसको जानता है? जीतू कुमार को जानता है? आर्यस कुमार के 34। हाँ। 5 बांध हो गए। मैंने कहा कि देखो ये तो क्या है, आपके निर्मित है। ठीक है। अभी ये हमने कहा कि भाई अगर बाई चांस ये भी कोटा में आपकी कौन सी नदी पर, चंबल बांध पर निर्माणाधीन है, मतलब चल रहा है काम। ठीक है। अब अगर आए क्वेश्चन गलती से पूछ लिया जाए कि भाई नवनेरा कहाँ पर है, तो कोटा में। किस नदी पर है, तो आप कहेंगे चंबल पर। किस दो नदियों के संगम पर, तो कहेंगे काली सिंध और चंबल पर। इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो इसमें जिक्र नहीं किया गया है कहाँ पर। ठीक है। चलिए आगे। अब ध्यान देना, सुनिए मेरी बात। एक डायग्राम बना लीजिए और इसमें सारी की सारी जानकारी इसी में आएगा, ध्यान रखना। और स्पेस के हिसाब से बनाना, जैसे बना रहा हूँ। पेज के इस साइड में बनाना है आपको। साथ साथ बनाएंगे, थोड़ा समय बचे। शांति से, बातें नहीं, बातें नहीं। ध्यान रखना, कुल कितने बनाए बनाए गए हैं। अगर पूरों की अगर बात करते हैं तो 5। ये क्या है आपका यहाँ पर, मुरादगंज। मुरादगंज। और ये आपकी नदी कौन सी, आपकी यमुना नदी। बातें नहीं, बातें नहीं, जल्दी। ठीक है। और ये कौन सी आपकी गंगा नदी, ये कौन सी आपकी गंगा नदी। और यहाँ से यमुना इसमें कहाँ पर, आपकी इलाहाबाद में, यहाँ पर जाकर प्रयागराज। अभी क्या कर दिया उसका नाम, प्रयागराज। पहले इलाहाबाद हुआ करता था, अभी क्या नाम कर दिया इसका, प्रयागराज में। ठीक है। तो मुख्य रूप से तो किस नदी तंत्र का, आपका गंगा नदी तंत्र का ही भाग है। ठीक है। यहाँ पर ये क्या है आपका, जनापाव की पहाड़ी। जनापाव पहाड़ी ये कहाँ पर है, महू में। और महू कहाँ पड़ता है, एमपी में। ठीक है। अब इसके उद्गम की बात करते हैं तो आपका कहेंगे उद्गम कहाँ से हो रहा है, उद्गम। और इसके मुहाने की अगर बात करते हैं तो आपका मुहाना कहाँ पर है इसका, मुहाना कहाँ पर है इसका, मुरादगंज में। ठीक है। अब सबसे पहले जो इसमें बांध आएगा वो कौन सा आएगा आपका, गांधी सागर। गांधी सागर। और ये गांधी सागर कहाँ पर है, मंदसौर और एमपी में। तो आप कह सकते हो कि आपको अगर पूछ लिया जाए कि निम्न में से, इतना आसान क्वेश्चन पूछेगा नहीं, फिर भी गलती से पूछ ले कि चंबल पर निर्मित बांधों में कौन सा राजस्थान में नहीं है, ऐसा पूछेगा नहीं, पर इतना आसान। ठीक है, पूछ लेता है तो ऐसे क्वेश्चन को भी अगर गलत करके आओगे तो फिर तो ठीक है। तो कहने का मतलब है गांधी सागर अकेला बांध है जो इस पर निर्मित है, जो कहाँ पर है आपका, एमपी में। उसके बाद में आपका ये कौन सा, रावत भाटा। रावत भाटा। ठीक है। जो कहाँ है, चित्तौड़ में। रावत भाटा चित्तौड़ में कौन सा है, नामकरण की अगर बात करें तो राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है। उसके बाद में आपका आता है कौन सा, जवाहर सागर। और ये भी कहाँ पड़ता है आपका, कोटा में। सॉरी, वो पहले वाला चित्तौड़, ये कहाँ, कोटा। ये कहाँ होगा आपका, कोटा बैराज। कोटा बैराज। अब देखो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारी की सारी चर्चा करेंगे। ठीक है। कोटा बैराज ये भी नाम से ही पता है आपको कहाँ पर है, कोटा में। उसके बाद में ये कौन सा हो जाएगा आपका, नवनेरा। इधर से एक नदी और मिला दो इसमें, थोड़ा सा और आपको क्या है समझने में आसानी हो जाएगी। इधर से एक नदी आकर मिलेगी इसमें, ये कौन सी आपकी, काली सिंध नदी। ये कौन सी नदी है आपकी, काली सिंध। काली है इसलिए थोड़ी इसको काली सिंध कहते हैं, नाम है इसका काली सिंध। काली सिंध नदी है। और ये कहाँ पर आपके, कोटा नवनेरा, यहाँ पर क्या है, नवनेरा। ये एमपी से निकलेगी, बता देंगे आपको। ठीक है, नवनेरा। और ये कहाँ पर है, कोटा में।
और यहाँ पर जो बांध का निर्माण होगा वो क्या है, नवनेरा बांध। अब ध्यान देना, इन बांधों के निर्माण की भी अगर बात करें तो इन बांध है, इनका निर्माण 3 चरण में हुआ है। चौथा चरण अभी नवनेरा वाला चल रहा है, लेकिन मुख्य जो बांध है, जो शुरुआत के जो 4 बांध हैं, ठीक है, इन बांधों के निर्माण की अगर बात करते हैं तो कितने, 3 चरणों में। पहला चरण में जो आपका जो पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से पहले चरण में किस बांध का निर्माण हुआ, ठीक है। या क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा अगर आपसे कि भाई थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन बनाना हो कि पहले चरण में, फर्स्ट चरण में किस बांध का निर्माण, किस बांध का निर्माण हुआ, ठीक है। उसमें 1 नंबर दे दिया आपको गांधी सागर, 2 नंबर दे दिया आपको रावत भाटा या राणा सागर, 3 नंबर दे दिया आपको जवाहर सागर, और 4 नंबर दे दिया आपको आपका बैराज, कोटा बैराज। मैं बैराज ही लिख रहा हूँ, ठीक है। ये तो आपको ऐसे दे दिया, और आगे ऑप्शन आपको दे दिया, ए ऑप्शन में केवल 1, बी ऑप्शन में दे दिया 1 और 2, सी ऑप्शन में दे दिया 1 और 3, और डी ऑप्शन में दे दिया 1 और 4। अब पूछ लिया कि पहले चरण में किन बांधों का निर्माण किया गया। 3 चरण में पूरा बांधों का निर्माण हुआ। पहला आपके 1960 के दशक में, 1960, ठीक है, या शुरू तो इसका पहले ही हो गया था। शुरू की अगर बात करते हैं तो शुरू का है गांधी सागर का 1959 में इसका क्या है, शुरू हो गया था, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें कि भाई अगर पूछ लिया जाए कि भाई और भी कोई ऐसा था या केवल इसी का था, दूसरा चरण है आपका 1970 में शुरू होता है, तीसरा चरण आपका 1972 में, ठीक है। अब पूछ लिया जाए कि ऐसा क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा भी हार्ड बनाना हुआ, और पूछ लिया कि भाई कौन सा बांध है प्रथम चरण में निर्मित था, या ऐसा हो जाए तृतीय चरण में किस बांध का निर्माण किया गया, या द्वितीय चरण में किस बांध का निर्माण किया गया। ए वाले हैं कोई, ए ऑप्शन में केवल 1, बी, सी, डी, बाकी भाई 2-4 के आए सारे में, बाकी कहाँ है। डी ऑप्शन में हो गया, ई ऑप्शन में, ई वाले में कोई है, ई ऑप्शन में, ई में भी कोई नहीं। ई ऑप्शन आजकल आता है ना, नहीं आता राशन वाले में, क्या ऑप्शन होता है, अनुत्तरित पर्सन। कहने का मतलब है ई ऑप्शन क्या होता है, इस पर्सन से हमारा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। तो अनुत्तरित का मतलब ये हुआ कि नहीं पता हमें, और नहीं पता का मतलब क्या है कि हमारा कोई वास्ता ही नहीं ऐसे। और हो सकता है कि आप जैसे महानुभावों को ध्यान में रखकर एक ऑप्शन ई के बाद में एफ और डाल दिया जाए, और ऐप में लिख दिया जाए कि कहाँ से लाते हैं ऐसे फालतू क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना, पहले चरण की अगर बात करते हैं ना, तो पहले चरण में आपका आंसर होगा कोटा बैराज और आपका गांधी सागर। बच्चों को लगता है ऐसे शुरू किया होगा, पहले इसको, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे ऐसे चले होंगे, लेकिन ध्यान रखना सबसे पहले जो बांध का निर्माण हुआ था पहले चरण में, सबसे पहले का और सबसे लास्ट वाले चौथे नंबर का, इनका दोनों का एक साथ शुरू किया गया था, ठीक है। तो एक बार इतना लिख लीजिए, फिर इन सभी के बारे में लिखना भी है अपने को, भाई कितने मेगावाट बिजली उत्पादन कर रहे हैं, कौन सा। एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है ऐसे निम्न में से कौन सा बांध है जो बिजली उत्पादन नहीं करता। यही ऑप्शन दे दिया जाए कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा बांध है, इस वाले ऑप्शन को हटा दो, 1 2 3 4 को ध्यान में रखो। एक ऐसा पूछा जाए कि क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से, एक तो हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध है जो केवल और केवल सिंचाई परियोजना के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो केवल सिंचाई परियोजना के लिए तो बिजली कहाँ से बनाएगा, तो ऐसा भी घुमा के पूछ सकता है। अब बच्चा याद कर गया कि केवल सिंचाई परियोजना के लिए बनाया गया बांध कोटा बैराज, और सामने क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा बांध है जो विद्युत का उत्पादन नहीं करता, तो स्वाभाविक सी बात है कौन सा होगा, कोटा बैराज। फिर आप बच्चे कहेंगे सर क्लास में लिखवाया नहीं, तो ये तो लिखवाया है, तो सिंचाई की केवल सिंचाई देता है, तो वहां पे थोड़ा सा अपना दिमाग को काम में लेना है। इतना हो गया सबका, एक बार लिखो इसको, है वो भी करेंगे, देखेंगे, सब भी देखेंगे। हो गया। चले, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, पीछे पीछे बनाओ। अगर पूछ लिया जाए कि सबसे पहला बांध कौन सा बनाया गया, ये तो आसानी क्वेश्चन है। और भराव की क्षमता से सबसे बड़ा राणा प्रताप, जल भराव की क्षमता सर्वाधिक किसमें है, राणा प्रताप में। अगर पूछ लिया जाए किस बांध के ऊपर, किस बांध के पास में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो स्थापित किया गया, कब किया गया। अगर पूछ लिया जाए कि राणा प्रताप सागर पहले बना या परमाणु ऊर्जा संयंत्र पहले बना, ऐसा थोड़ी है। राणा प्रताप सागर जो आपकी परमाणु विद्युत, जो आपकी
संयंत्र है वो स्थापित हो गया था 1965 में, और राणा प्रताप बांध जाके बना 1970 में। करेंगे करेंगे उसमें लिखेंगे, हो गया। अगर पूछ लिया जाए कि भाई किसके सहयोग से किया गया है राणा प्रताप में जो आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जापान, क्वेश्चन पूछा गया है जाके। या फिर पूछ लिया जाए कि भाई इसमें कौन सी तकनीकी काम में ली गई है, करेंगे देखेंगे। हो गया, इतना हो गया सबका। हाइड्रो अलग होता है, हाइड्रो का मतलब क्या है कि इसको पानी को ही हाइड्रो से संबंधित है। पनघट जिसको बोलते हैं ना, पनघट, पनघट का मतलब इसमें क्या होता है, देखो बिजली उत्पादन करने के लिए आपको जो टरबाइन होता है उसको घुमाना पड़ेगा, बिना टरबाइन को घुमाए आप बिजली उत्पादन नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा होगा जनरेटर आता था गाँव में पहले, आजकल तो फिर भी क्या है इन्वर्टर आने लगे, बैटरी की सुविधा हो गई, पहले आपने देखा हो जनरेटर आते थे, ठीक है, उसको हाथ से पकड़ के ऐसे घुमाते थे, फिर वो फट 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 करता था और फिर वो चलता था। हाँ, पहले क्या होता था उसमें कुएं की मोटर भी उसी में चलाया करते थे। फिर क्या है धीरे धीरे एक छोटा सा आया, छोटा सा इतना सा, एक डब्बे टाइप में गोल सा इतना सा इंजन जैसा, वो बुड़ बुड़ वो स्पेशल चला था जब आप पहले बचपन में। अभी तो अपनी वाली जनरेशन ने तो इतना नहीं देखा होगा, लेकिन पहले वीसीआर चलता था। आजकल तो फिर क्या है कि आजकल तो आप सी डीवीडी सीडी ये तो भूल ही जाओ, आजकल कोई देखता ही नहीं है। पहले क्या है कि वीसीआर चलता था, वीसीआर, उसके बाद में सीडी का आया, सीडी प्लेयर, फिर आया डीवीडी प्लेयर, फिर आया था ब्लू रे डीवीडी वाला जो आपका जो है वो प्लेयर आया था। आजकल ये तो भूल ही जाओ, आजकल कोई देखता ही नहीं है, कहीं दिखती दिखाई नहीं देती। पहले जो आपकी जो कैसेट आती थी गाने सुनने वाली, टेप रिकॉर्डर जिसे बोलते थे, उसकी तो इतनी सी आती थी, उसमें ऑडियो ऑडियो होती थी, एक वीसीआर की इतनी बड़ी होती थी, ठीक है। उसमें पहले क्या होता था कि इतने संसाधन नहीं होते थे, पहले घरों में क्या है रंगीन टीवी भी नहीं हुआ करता था, टीवी क्या ब्लैक एंड व्हाइट भी नहीं हुआ करता था, बहुत कम में हुआ करता था। फिर क्या होता था स्पेशल फंक्शन होता था, आजकल जैसे होता था ना आप छठी की रात वगैरह होती है जो, या कोई ऐसा जागरण वगैरह करते हो, तो आजकल तो वैसे ही आप डीजे वीजे ले आकर पता नहीं क्या क्या अलग प्रकार से। पहले वालों का यही होता था कि भाई वीसीआर आएगा और एक रंगीन टीवी आएगा किराए पे, और उसमें आके इकट्ठा हो जाता था, और उसमें वो रंगीन टीवी लाया जाता था और वीसीआर लाया जाता था, उसमें फिल्म लगाई जाती थी, और वो भी कौन सी, शोले हुई, 16 शबनम हुई, पता नहीं कौन कौन सी ऐसे, ठीक है। हाँ ठीक है, फूल नहीं गुलाब, ऐसे पता नहीं फूल और कांटे और पता नहीं ऐसे ऐसे नाम हुआ करते थे। की बात नहीं है, ये बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपका जो सिनेमा है ना, सिनेमा आपकी आवश्यकताओं के अनुसार बदल रहा है। सिनेमा को देखोगे, जब अपना भारत आज़ाद हुआ तब उस समय जब शुरुआती दौर की जो फिल्में देखोगे तो उस शुरुआती के दौर की फिल्में जमीन से जुड़ी हुई थी, क्योंकि उस समय लोगों का सबसे बड़ी जो समस्या थी खाद्यान्न। उस समय देखो राजकुमार, वो क्या राजकुमार होते थे, कौन से होते थे उसमें, मेरे देश की धरती, उगले सोना हीरे मोती, ऐसे कुछ पहले गाने भी होते थे, वो कैसे होते थे, जमीन से जुड़े होते थे, हैं। फिर क्या हुआ, थोड़ा सा दौर आया, वो मतलब जब लोगों का पेट भरना शुरू हो गया, नहीं, जब लोगों के पेट में भूख समाप्त हुई तो लोगों को इधर उधर काम दिखने लगे। फिर आया प्रेम प्रसंग वाला, बोला पहले तो भूखे थे तो सारा का दिमाग किसमें लगा हुआ था, जमीन में, उत्पादन में, तब गाने गाया करते थे, कोई जमीन से, कोई माँ से जुड़ा हुआ, कोई बहन से जुड़ा हुआ, ठीक है। फिर आगे प्रेम प्रसंग वाले, फिर वो आए कि भाई सस्ते वाले वो आए थे प्रेमी, तो वो क्या है पत्थरों से काम चलाया करते थे, और उस पत्थर में एक फूल डाल दिया करते थे, उसमें फिर गाने होते थे कि ये फूल नहीं दिल है मेरा इस पत्थर में, है, ठीक है। तो इस प्रकार के वो गाने सुने, वो फिर दौर आया, वो खत्म हुआ, फिर आया आपके शाहरुख खान वाले, ये आपके 90s वाला दशक, कुछ कुछ होते हैं डीडीएल, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ऐसे वैसे, और उनकी भी सारी की सारी स्टोरियाँ उस वाली मूवियों की स्टोरी सेम। एक प्रेमी, या तो प्रेमी अमीर होगा या प्रेमिका अमीर होगी, एक में किसी का बाप नहीं मान रहा होगा, ठीक है, और वही स्टोरी चलेगी, उसमें भी किसी प्रेमिका को कोई गुंडा उठा ले जाएगा, है। और मिथुन की फिल्में ऐसी होती थी, उसकी तो कहना ही क्या, साइकिल के पीछे तो बंदूक से वो शिकार करते थे, साइकिल खड़ी है और उसके ढाल लेने के लिए, बचने के लिए साइकिल के पीछे छुप रहे हैं, हाँ मिथुन चक्रवर्ती, है। और एक सीन पक्का ही होता था कि भाई कोई ना कोई एक ऐसा होता था विलेन जो उसके परिवार में किसी न किसी को उठा ले जाता था और कुछ अनहोनी कर दिया करता था, ठीक है। ये सीन उसकी फिल्मों में पक्का होता था। फिर इस प्रकार की आया, फिर घटनाक्रम और बदला थोड़ा सा, फिर थोड़े से पैसों वाले आशिक आए जो मल्टीमीडिया वाले, जो अभी देख रहे हो, फिर बीच में गाने बनने लगे अजीबोगरीब से, ठीक है। फिर अभी जो थोड़े दिन पहले चला था कि भाई सैयारा तो बाद में आया है, फिर बीच में आया था कोलावेरी डी, जिसका मतलब ही नहीं समझ आ रहा लोगों को क्या बोलना चाह रहे हैं। उसके बाद में आया फिर वो कि भाई तेरा नाम धोखा रख दूँ, नाराज होगी क्या, है? तो इस प्रकार के गाने हैं जो है, उसमें उसे नहीं पता कि कूटेगी तो पता नहीं लगेगा कहाँ है। फिर आ तुझे ले चलूँ तारों के शहर में, अब कौन सा तारा है जो जहाँ पे शहर बसता है, तारा है, सूर्य क्या है, तारा है, उस तारे में ले जाओ पता लग जाएगा, है, उसके शहर में ले जाओ बिठाओ किसी को। तो तारे क्या है, सूर्य है, तारा ही तो है, तारा क्या ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है उसमें, जो सूर्य है वो आपका तारा है, तो ले जाओ सूर्य के शहर में किसी में बिठाओ, उसको जाके पता लग जाए, है। उसके बाद में फिर अभी आ रहे हैं सैयरा, है, और लोग रो रहे हैं बिल्कुल ऐसे दबा के, हैं, बावड़े हो जा रहे हैं, हैं। और रो भी कौन रहा है, जो 4 को छोड़ चुका 5वीं को लिए घूम रहे हैं, वास्तविकता है। रो भी वो रहे हैं, अरे तो इतने ही सच्चे थे तो भाई पहले वाले क्यों छोड़ी, है। अजीब व गरीब सा सयापा बना रखा है।
हो रखा है, दिख रहा है। आ जाओ। उसी में लिखो सबसे पहले राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध। ध्यान रखना, एक तो लिखना है कि चंबल पर बनने वाला सबसे पहला बांध, चंबल नदी पर बनने वाला सबसे पहला बांध, सबसे पहला बांध। ठीक है। उसके बाद में कहां पर है तो आप कहेंगे मंदसौर, मंदसौर। सॉरी, अच्छा गांधी सागर, गांधी सागर, सॉरी, पहले नंबर पे लिखना है ना अपने को, गांधी सागर करना। सैयारा बीच में आ गए हैं। कोई नहीं, गलती से हो जाता है। मंदसौर ये कहाँ पड़ता है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। ठीक है। उसी में आप ब्रैकेट में लिखना एकमात्र बांध जो राजस्थान में नहीं, जो राजस्थान में नहीं, चंबल पर बनने वाले में। ठीक है। उसके बाद में निर्माण कार्य इसका कब शुरू हुआ? 1959 ईस्वी में। ठीक है। इसके उद्घाटन की अगर बात करें, पंडित नेहरू द्वारा, पंडित नेहरू का मतलब जवाहरलाल नेहरू, नेहरू द्वारा 1960 में। ठीक है। उसी में लिखना इसका निर्माण प्रथम चरण में, प्रथम चरण में इसका निर्माण हुआ। ठीक है। उसी में आप लिख देंगे इसी पर विद्युत उत्पादन की इकाई। तो ध्यान रखना, इसमें 5 इकाई हैं, 5 इकाई निर्मित की गई हैं और प्रत्येक कितनी है? 23 मेगावाट की। तो इसको करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 115। तो कुल विद्युत उत्पादन कितना हो जाएगा इस पर? 115 आएगा ना, 15 मेगावाट, 115 मेगावाट। जितेंद्र प्रजापति सभी ऐसे मुस्कुराहट वाले, मतलब ऐसी बातें बच्चों को कुछ ज्यादा ही पसंद आ जाती है, खुश हो जाते हैं बच्चे। अच्छा, मूड फ्रेश हो जाए। नहीं नहीं, ये सबसे बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा ये कैसे होगा? उसके बाद में राणा प्रताप की जाएंगे तो राणा प्रताप पे 43 मेगावाट की 4 है, तो 165 के आसपास जाएगा। और उस पे जाएंगे आपका जवाहर सागर पे जाएंगे तो जवाहर सागर पे तो 3 ही है, 33 मेगावाट की, तो 99 मेगावाट का है, तो ये बड़ा नहीं होगा। और वैसे अगर राउत भाटा की अगर वैसे इसका परमाणु ऊर्जा संयंत्र की देखें तो 1180 मेगावाट वो पैदावार कर रहा है। करेंगे, लिखेंगे एक बार। हम्म? हाँ, उस पे इकाई 6 इस पे परमाणु ऊर्जा संयंत्र वाले में। हाँ हाँ है। 5 इकाई का मतलब है एक छोटी छोटी इकाइयां बना दी, पहले एक का निर्माण किया, उसमें विद्युत उत्पादन होने लग गया, उसके बाद में दूसरी लगाई, उसमें हो गया, ऐसे 5 करके अलग लगाई हमने। जैसे थर्मल पावर प्लांट के नाम सुनते हो, थर्मल का मतलब कोयला, जहाँ पे भी आप देखना सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट नाम सुनते हो। ठीक है। जैसे ये थर्मल है, कवई जैसे थर्मल प्लांट है। ठीक है। उसमें जैसे जहाँ पर भी थर्मल लग गया, थर्मल का मतलब है आपने कोयला से उत्पादन कर रहे हैं, किससे? हाँ। और उसमें भी क्या है, टरबाइन घुमाया जाता है, उसमें भाप टरबाइन घुमाता है, इसमें क्या है, जल को आप ऊपर से गिराते हैं तो जल टरबाइन घुमाते हैं। ठीक है। हो गया सबका? लिखो लिखो जल्दी से। अभी इकाइयां बनती रहती है, तो बनाएंगे तो और आगे बना सकते, बड़ी बना सकते हैं, जरूरी थोड़ी कि ये तो बनती रहती है इकाइयां। हो गया? है वो अपन वो संयुक्त रूप से बोलते हैं ना, चंबल नदी परियोजना। ध्यान रखना, वो मैं लास्ट में लिखवा दूंगा। चंबल नदी परियोजना है, संयुक्त रूप से 1953-54 में ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा और राजस्थान सरकार द्वारा मिलकर शुरू की गई थी। उसमें यह था जिससे जो भी कार्य किया जाएगा, विद्युत उत्पादन होगा या सिंचाई कार्य, उसका 50-50% क्या होगा, विभाजन होगा। हाँ, उसका बताएंगे, उसमें लिखाएंगे सबसे लास्ट में, उसमें है ना। उसके जो आपका जो बांध रहेगा, उसमें 2 बांधों को शामिल किया गया है, 2 बांध प्रमुख रूप से। उसमें शायद मेरे हिसाब से जवाहर सागर बांध को शामिल नहीं किया गया उसमें। एक तो कोटा बैराज, सॉरी कोटा बैराज के आपका राणा प्रताप सागर, और एक आपका गांधी सागर। अभी ध्यान देना,
दूसरे नंबर पे लिखो राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर बांध। या फिर एक काम करो ना, सुनिए मेरी बात, लिख लिया नाम? नहीं तो प्रथम चरण वाले आप नोट डाल के लिख लो, या तो साइड में प्रथम चरण में एक लाइन लिख लो, फिर आगे लिख लेंगे। प्रथम चरण में गांधी सागर के साथ, गांधी सागर के साथ, गांधी सागर के साथ, कहीं भी लिख लो, छोटी सी एक लाइन लिख लो, फिर आगे लिख देंगे उसको। ठीक है, गांधी सागर के साथ कोटा बैराज, कोटा बैराज बांध का निर्माण, निर्माण भी। अब ध्यान रखना, काफी एक बार क्वेश्चन पूछ लिया, कोटा बैराज बांध का उद्घाटन किसने किया? अगर जिसको ये पता है राणा प्रताप सागर का बांध किसने, सॉरी गांधी सागर का किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब किया? 1960 में। और उसी समय 1960 में ही इसका उद्घाटन भी कौन करेंगे? पंडित नेहरू करेंगे। लिख लेंगे आगे, एक बार बस वो लाइन लिख लो। उसी में आप लिखे राणा प्रताप सागर बांध में, उसी में आगे लिखे निर्माण 1970 में। ठीक है, दूसरा लिखे कहाँ पर? रावत भाटा, रावत भाटा चित्तौड़, चित्तौड़। ठीक है, उसमें लिखे जल भराव, जल भराव की क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, बड़ा बांध। सबसे लंबे बांध की अगर बात करें तो माही नदी पर करेंगे चर्चा उसमें। उसमें लिखे है जाखम नहीं, माही नदी पर ये आपका जवाहर सागर बांध है ना, जवाहर सागर के ये जवाई नदी नहीं, जवाई बांध तो इधर पड़ जाएगा, इस पे आपका ये नाम भूल गया मैं, स्किप हो रहा है मेरा। माही नदी पर जाखम बांध वो नहीं है, वो अलग है, ये मेरे को स्किप हो गया अभी। जमुना लाल बजाज वाला कौन सा है वो, एक जमुना सागर कौन सा है, मेरे को स्किप हो रहा है नाम, करेंगे उसमें है। हाँ भाई बजाज सागर वाला, ये सबसे लंबा ये होगा। वो जाखम बांध वो अलग है, ध्यान रखना, बजाज सागर बांध है ना वो। उसी में आप लिखे इस पर 43 मेगावाट की, मेगावाट की, मेगावाट की 4 इकाइयां, 4 इकाई स्थापित है। ठीक है, अब ये 4 इकाई कौन सी है? आप कहेंगे 43 गुना 4 बराबर कितने हो गए? 4 12, 172, तो कहेंगे 172 मेगावाट, सॉरी मेगावाट। सर्वाधिक विद्युत उत्पादन, सर्वाधिक विद्युत उत्पादन, सर्वाधिक विद्युत उत्पादन वाली कोई इकाई कर रही है तो ये कर रही है। ठीक है, हाँ, उसी में आप लिखना इसी के पास, मैं शॉर्ट में लिखा रहा हूँ, फिर आगे राणा प्रताप सागर बांध है ना वो, उसका आगे लिखेंगे। फिर इसी में आप लिखना इसी के पास में, इसी के पास वर्ष 1965 में, 65 में भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया, स्थापित किया गया। ध्यान रखना किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से, कनाडा के सहयोग से। और इसमें तकनीकी कौन सी काम में लगी? कांडू तकनीक। ठीक है, हाँ, और इसी में लिखना उत्पादन, विद्युत का उत्पादन कितना हो रहा है? विद्युत उत्पादन 1180 मेगावाट, और यहाँ पर 6 इकाइयां स्थापित हैं, 6 इकाई स्थापित। अगर पूछ लिया जाए पहला कौन सा है, पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र, इधर ही आप नोट डाल के लिखना, तारापुर। देश का फर्स्ट परमाणु ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र में है। कहाँ पर? तारापुर, तारापुर महाराष्ट्र। एमएच का मतलब महाराष्ट्र। धनराज सैनी प्रणाम। कनाडा की तकनीक है जिसमें D2O भारी जल को प्रयोग में लाया जाता है। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर
रिएक्टर बोला जाता है। ठीक है, हाँ। ध्यान रखना इसमें क्या है, इस तकनीक में D2O है ना, D2O भारी जल, D2O और T2O को काम लिया जाता है, ये क्या है, भारी जल होते हैं। हाँ, एक ऐसे ट्रिटेरियम में होता है, T2O भी बोला जाता है, वो भी भारी जल की श्रेणी में लिया जाता है। ठीक है, और इसे क्या है, इस तकनीकी को ये क्या है, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर बोला जाता है इनको। यहाँ पर जो रिएक्टर लगाया गया है वो क्या, प्रेशराइज मतलब दाबित, हैवी मतलब भारी जल, और वाटर मतलब जल, और रिएक्टर का मतलब जो संयंत्र होगा वो। तो हाँ, हाँ, नाभिक के विखंडन ये तकनीक है वो, उसके माध्यम से। हाँ, ब्लास्ट होता है तभी तो है। सबसे सबसे बड़ा जिसमें खतरा है रिएक्टर रिसाव का ही तो है। सबसे बड़ा जो खतरा है वो इसी का होता है कि कहीं परमाणु का है जो रिएक्टर है उसमें जो आपका रिसाव नहीं हो जाए। रिसाव हो जाएगा तो क्या होगा, रिएक्टर है, सेफ्टी तो रखती ही है, फिर भी बाई चांस देखो ऐसी घटनाएं होती हैं, कभी भी हो जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा 1984 में आपका हुआ था ये भोपाल त्रासदी गैस कांड। ठीक है, जो यूनियन कार्बाइड कंपनी है, आइसो मिसाइल जो आपका साइनाइड वाली जो गैस आपकी जो निकली थी। ठीक है, तो ऐसे जरूरी थोड़ी है, कभी भी घटनाएं कभी भी हो सकती हैं, है। 1965 में इसका उद्घाटन देखना पड़ेगा मेरे हिसाब से, नेहरू नेहरू तो नहीं होगा। उस समय आपके क्या है, होमी जहांगीर भाभा है, जैसे हमने परमाणु ऊर्जा के जो अपने जनक जो मानते हैं, जो आपके होमी जहांगीर बाबा है, उसमें भी ये भी कहाँ पे, ट्राम्बे जो है ना, तारापुर या ट्राम्बे के पास में, उधर देखने को मिलेगा आपको, ट्राम्बे महाराष्ट्र में, जहाँ पर बाघ की स्थापना की गई है। ये तो वो है, अलग है, ये तो पानी से उत्पादन कर रहे हैं। ये जो आप यहाँ पर विद्युत इकाइयाँ है, ये पानी से उत्पादन कर रही है। ये क्या करते हैं, देखो ये बांध बनाया आपने, ये आपका इधर से नदी आ रही है, देखो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, एक बांध बना दिया। ये क्या है, आपने बांध बना दिया। ठीक है, यहाँ पर आपने पानी को रोक दिया। अब यहाँ पर आपने क्या कर दिया, नीचे यहाँ पर एक गेट बना दिया, और गेट के इधर आपने क्या है, एक ऐसा टरबाइन लगा दिया, ऐसे वाला। ऐसा क्या बना दिया आपने, टरबाइन ऐसे बना दिया। अब ऊपर से पानी गिराया जाता है इधर से, और ये पानी इनके टरबाइन के जो पंख होते हैं इन पे गिरता है, और इन पे गिरेगा तो इसको ये क्या करेगा, गोल गोल घुमाएगा ऐसे। और घुमाएगा तो जैसे जनरेटर कुचलता है वैसे इसके अंदर क्या होगा, क्या, जो आपकी जो कुंडलियां बनी होती हैं, जैसे जनरेटर में आप पढ़ेंगे तो साइंस वाला फिजिक्स वाला जो पार्ट पढ़ते हैं उसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण वगैरह उत्पन्न होते हैं, उसे क्या होता है, विद्युत उत्पादन होगी। तो वहीं से क्या होता है, विद्युत उत्पादन। इसमें क्या होता है, इसमें इसमें क्या है कि भाई, जैसे परमाणु रिएक्टर में क्या होता है कि जैसे बीच में आपने क्या किया, भट्टी है, यहाँ पर तो आपकी रिएक्शन हो रही है, इसके चारों ओर आपने क्या भर दिया, पानी भर दिया, इसमें क्या भर दिया, पानी। अब ये क्या होता है, जब परमाणु विखंडन अभिक्रिया इसमें होती है तो ये क्या बहुत ज्यादा ऊर्जा रिलीज करता है, गर्मी पैदा करेगा। अब गर्मी पैदा करेगा तो इसके चारों ओर का जो पानी हो भाप बनकर क्या होगा, उड़ेगा। और यहाँ पर एक छेद आपने कर दिया, यहाँ पर आपने क्या लगा दिया, टरबाइन लगा दिया यहाँ पर इस जगह। अब ये भाप बनकर यहाँ तीव्रता से निकलेगी तो वहाँ पे टरबाइन के पंखों से टकराएगी। अब टकराएगी तो टरबाइन को क्या करेगी, घुमाएगी। तो दोनों तकनीक अलग है, ध्यान रखना, ये अलग है। उसमें तो पूछा जाएगा कि राणा प्रताप सागर बांध है, उस पर कितने विद्युत उत्पादन की जा रही है, या फिर यह होगा कि आपके आपका रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र में कितनी उत्पादन की जाए, तो वहां पे लिखेगा परमाणु ऊर्जा, शब्द लिखेगा वहां पर। ठीक है। हाँ हाँ, बिल्कुल अलग ऊर्जा संसाधन के नाम से आएगा ना, तो ऊर्जा संसाधन में पढ़ेंगे इसको अलग से। इतना हो गया सभी का, आगे चलो। आगे लिखो जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध कहाँ पर है, कोटा में। निर्माण कब किया गया है, 1972 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ पर विद्युत उत्पादन की अगर बात करें तो विद्युत उत्पादन 33 मेगावाट की यहाँ पर 3 इकाइयाँ लगाई गई हैं। कितनी इकाई हैं, 3 इकाई। तो टोटल उत्पादन कितना होगा, 900 मेगावाट। भी करना भी कितने, 99 MB की मेगावाट की क्या है। एक लास्ट और लिख लेते हैं अपन, कोटा बैराज को। है, तारापुर वाला पहले लग गया था, 65 में है, 65 से थोड़ा सा 64 के आसपास। इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा था आपका किसका, और ये ही अपने जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाए ना अपने, इसी में सारा कमाल किया था इंडिया ने, ध्यान रखना। क्योंकि भारत को उस समय यूरेनियम है ना, यूरेनियम, यूरेनियम से ही आप क्या बनाते हो, ऊर्जा बनाते हो, और यूरेनियम से ही आप क्या बनाते हो, बम बनाते हो। तो शुरुआती दौर में जब भारत के पास में यूरेनियम नहीं है, अभी भी इतने भंडार नहीं है यूरेनियम के, भारत के पास बहुत कम भंडार है। जादूगोड़ा से जो पहली अपनी खान है छत्तीसगढ़ में, जो सॉरी झारखंड में जो पहली जो खान है आपकी, जादूगोड़ा। ठीक है, अभी उसके बाद में आपका आंध्र प्रदेश में जो आपकी जो एक खान और मिली है, थुमानपल्ली। ठीक है, 2 ही खाने हैं जहाँ पर अभी अपने यहाँ पर सिक्कर वाला जो पार्ट है वहाँ पर भी अभी यूरेनियम के कुछ साक्ष्य मिले हैं।
तो अपने पास यूरेनियम इतना हुआ नहीं करता था। अब ये क्या करना था, मंगवाना पड़ता था विदेश से। अब कोई भी देश भेजेगा तो उसको डर रहेगा कि ये क्या करेगा, बम बनाएगा। क्या बनाएगा, बम बनाएगा। अब यहाँ पर शर्त रखी गई, भारत ने जो रिक्वेस्ट की वहां पर उस समय कि भाई मेरे को क्या दो, यूरेनियम, और मैं ये बम नहीं बनाऊंगा, यूरेनियम से मैं क्या बनाऊंगा, ऊर्जा बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, विद्युत उत्पादन करूंगा। इसके तहत अमेरिका वगैरह जैसे से है, कनाडा है, इनसे क्या है, एक MTCR एक समझौता होता है, उसकी IR में आप जो पढ़ेंगे, तब इनको क्या मिला, ऊर्जा मिली। ये क्या मिला, यूरेनियम। अब यूरेनियम ऐसा नहीं कि आप निकालो और किसी के सर पे दे के मारा फट गया, ऐसा नहीं होता। एक विखंडनीय होता है और एक अविखंडनीय यूरेनियम होता है। ऐसा नहीं कि आपने यूरेनियम निकाला जमीन से और दे मारा, पता लगा परमाणु बम बन गया, ऐसा नहीं होता है। यूरेनियम प्रकृति में मिलता है, यूरेनियम 238, क्या मिलता है, यूरेनियम दो। ये क्या है, विखंडनीय नहीं होता। इससे बम बनाने की कोशिश करोगे, बम नहीं बनेगा। अब इससे क्या करना पड़ता है आपको, यूरेनियम 235 बनाना पड़ता है। अब ये क्या होता है, ये विखंडनीय होता है। ये क्या होगा, ये विखंडनीय। तो बम बनाने के लिए आप किसको काम में लेते हैं, यूरेनियम 235 को। अब इंडिया ने क्या किया, बोला ठीक है भाई हमें तो ऊर्जा बनानी है। अब ऊर्जा बनानी है तो इंडिया ने क्या किया भाई, इससे हमने यूरेनियम 238 से यूरेनियम 235 बनाया। और यूरेनियम 235 से तो हमने क्या बनाई, ऊर्जा बनाई। और जब यूरेनियम 238 से 35 निकालते तो अपशिष्ट निकलता है, इसका क्या निकलेगा, अपशिष्ट। और इस अपशिष्ट में क्या निकलता है आपका, प्लूटोनियम 239, प्लूटोनियम 239। अब भारत ने क्या किया, इससे तो ऊर्जा बनाई और प्लूटोनियम को इकट्ठा किया, बोले इसको निकालो अलग से। और जो पहला 1974 में जो स्माइलिंग बुद्धा जो हमने परमाणु परीक्षण किया था, उसमें हमने बम बनाया था कौन सा, यूरेनियम 235 का, जो पूर्ण तरीके से सफल नहीं हो पाया था। 1974 में जब बम बनाया तो उसके बाद में जो भी यूरेनियम आयात हो रहा था वो आना बंद हो गया, बोलो बंद करो भाई इसको देना, ये तो बम बना रहे हैं। तो उसके बाद में सभी देशों ने भारत को यूरेनियम देना बंद कर दिया। इधर से हमने क्या निकाल रखा है, प्लूटोनियम। उसके बाद में APJ कलाम वगैरह ये सब आते हैं, सारे के सारे बोले कि भैया वापस से कोई सर्व करते हैं। फिर 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय में फिर परमाणु परीक्षण होता है। उसमें ध्यान रखना, परमाणु परीक्षण है उसमें भी क्या है, 5 परमाणु परीक्षण किए जाते हैं एक ही दिन में, जिसमें 2 भूमिगत किए जाते हैं और 3 कंप्यूटराइज किए जाते हैं। टोटल परीक्षण अभी तक भारत में हुए टोटल 6 हुए हैं। आप कितना याद करते हैं, 2। एक तो आपका 1974 में हुआ था, 1974 में स्माइलिंग बुद्धा के नाम से, ठीक है। एक आपका 1998 में ऑपरेशन शक्ति के नाम से, किसके नाम से हुआ था, ऑपरेशन शक्ति के नाम से। इसमें 2 तो भूमिगत परीक्षण किए थे आपने, भूमिगत, भूमिगत माने जमीन में, पोखरण में। तो पहला परमाणु परीक्षण किया था वो तो आपने किया था यूरेनियम 235 से, और दूसरा जो किया था आपने प्लूटोनियम 239 से। ये 2 परीक्षण तो आपने किए भूमिगत, और 3 परीक्षण किया आपने कंप्यूटरीकृत। ये वाला जो परीक्षण हुआ था ये आपका क्या हुआ था, सफल हुआ था, ऑपरेशन शक्ति वाला, ठीक है। जिसमें एक मूवी बनी है जॉन इब्राहिम की, आपके परमाणु मूवी वगैरह आप देखेंगे उसमें, तो उसमें थोड़ा सा इसमें दिखाया भी जाएगा। और ध्यान रखना, विश्व में 2 ही देश ऐसे हैं जिनके पास में ये दोनों बम बनाने की तकनीक है। एक आपका अमेरिका, दूसरा आपका देश भारत। 2 ही देश हैं जिनके पास में जो यूरेनियम 235 बनाने की जो तकनीक है उसको बोला जाता है अनरिचमेंट तकनीक। और यूरेनियम 235 से आप प्लूटोनियम निकालकर उससे जो बम बनाते हैं उसको बोला जाता है रीप्रोसेसिंग तकनीक। और आपने सुना होगा हिरोशिमा नागासाकी। आपको पता है कि भाई हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया 6 अगस्त 1945 को। जापान ने कहा कि चलो ठीक है भाई युद्ध समाप्त कर देंगे, अब मैं नहीं लड़ना चाहता, इतना बड़ा विनाश हो गया। और विश्व स्वयं का इतना बड़ा बम बना रखा है यार किसी ने। उसके बाद में 2 दिन बाद में तीसरे दिन वापस से बम डाला गया नागासाकी पर 9 अगस्त को। तो क्यों जानबूझकर अमेरिका ने ऐसा डाला। ध्यान रखना, अमेरिका ने दोनों बम बनाए थे। बहाना था कि भाई, ध्यान रखना इसका परीक्षण करना, अमेरिका जांचना चाहता था कि ये बम बनाए हैं, ये फटेंगे नहीं फटेंगे। एक आई थी ना मूवी, बोला ऐसा बम बना जो फटे, ठीक है। तो कहने का मतलब परीक्षण किया जाता है, जैसे आपने कोई भी आपने बम बनाया तो उसको पहले जांच किया जाता है कि समय आने पे ये फटेगा नहीं फटेगा। पता लगा बना बना के रख लिया और जब बारी आई बम फेंकने की तो दिवाली के पटाखों की तरफ खुश हो गए। तो पहले क्या कर दिया था, उसको टेस्ट किया जाता है कि वास्तव में फटेगा। अब अमेरिका ने दोनों बम बना रखे थे। पहले यूरेनियम 235 डाला किसके ऊपर, हिरोशिमा, फटा, बोला अच्छा काम कर रहा है। फिर बाद में बोला जापान का ठीक है मैं आत्मसमर्पण कर दूंगा। फिर अमेरिका बोला ये तो कर देगा 2 दिन बाद में, बोले जल्दी से जाओ और ये डाल के आओ, देखो ये भी चल रहा है नहीं चल रहा। और जानबूझ के ये डलवाया गया प्लूटोनियम वाला। तो दोनों टेस्ट हो गए, बोला कि ये क्या है, दोनों के दोनों सफल। तो ऐसे काम किया अमेरिका ने। चलिए कल की क्लास में चर्चा करेंगे।